अल्हम्दुलिल्लाह सही सर, ठीक ठाक। अच्छा, जिन्होंने वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में मुवद्दीन हज के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए खबर है क्या 3 मार्च को जो है ना उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है, जहां भी उन्होंने सेंटर अपना सिलेक्ट किया। तो आप अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें उसका जो घर है वो देखना नसीब फरमाए। आमीन। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है ना पेजिंग को कंप्लीट कर लिया था। पेजिंग हमने देखा था कि एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या हो रहा था कि आपके पास मेमोरी जो है यानी कि फिजिकल मेमोरी या रैम, वो उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड थी। और जो प्रोसेस जो बैक वक्त चाह रहे होते हैं कि हम रैम में रिजाइड करें ताकि हम सीपीयू साइकिल के लिए कंप्लीट कर सकें, उनकी तादाद ज्यादा होती थी। उनमें से हमने फिर मुख्तलिफ तरीकाकार देखे थे। तो उनमें से एक पेजिंग थी। पेजिंग में हम क्या करते थे कि किसी भी प्रोसेस को या उसकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, जो भी आप कह लो, हम एक फिक्स साइज जो है ना पार्टीशन में या पार्ट्स में कह लो कि डिवाइड करते थे। और उस पार्ट को हमने कहा था कि ये एक पार्ट इनमें से पेज कहलाता है। और बिल्कुल उसी तरह जिस जिस साइज का हमने पेज बनाया था, बिल्कुल उसी तरह हमने अपनी रैम को भी पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उनमें से हर एक पार्टीशन या पार्ट जो थी वो फ्रेम कहलाती थी। तो हम क्या करते थे कि एक एक पेज को उठा के एक एक फ्रेम में जो है ना इंसर्ट कर देते थे, और इस तरह से जो हमने अपने प्रोसेस को हम रन कर लेते थे। इसमें याद रखने वाली बात वो मैंने बताया था कि देखें ये जो बात हो रही थी वो प्री पेजिंग की या प्योर पेजिंग की हो रही थी। और प्योर पेजिंग और डिमांड पेजिंग जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्योर पेजिंग या प्री पेजिंग कहती थी कि जितने भी पेजेस में आपने एक प्रोसेस को डिवाइड किया है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने 10 पेजेस में डिवाइड किया था, तो 10 के 10 पेजेस जो है ना एक ही वक्त में रैम के अंदर आएंगे। बेशक वो कंटिन्यूसली ना आए, इकट्ठे ना हो, कहीं अलग अलग जहां भी जगह मिले वो आ जाए, लेकिन सारे के सारे 10 पेजेस इकट्ठे आएंगे। बेशक उनमें से एक्टिवली यूज एक नहीं होना था, लेकिन 9 फिर भी आएंगे। और फिर वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी। अच्छा, अब हम आगे जरा सा चलते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि ठीक है, पेजिंग में जो है ना सारा कुछ मसले मसाइल ठीक थे, लेकिन स्टिल जो है ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसी थी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन लेट्स से मैं कह रहा था कि मैंने जो है ना मेरा प्रोसेस था 9 MB का, लेट्स से मैं ये सपोज करता हूँ। प्रोसेस के साइज पे तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है ना। हाँ, पार्टीशन पे मेरा है जो मैं रख लेता हूँ। और मैंने कहा था कि हमने 2-2 MB की पार्टीशन की। तो लेट्स से इसका एक पहला 2 MB का बना, दूसरा 2 MB का बना, तीसरा 2 MB का बना, चौथा 2 MB का बना, और पांचवा जो है वो 1 MB का बनेगा। बिल्कुल इसी तरह रैम में 2-2 MB के जो है ना मैं अभी सिर्फ 5 ही ड्रा कर लेता हूँ। 5 फ्रेम बने हुए हैं। तो ये वाला पेज इस फ्रेम में आ गया, बिल्कुल मुकम्मल फिट आ गया, कोई जगह नहीं बची। ये वाला इसमें फिट आ गया, ये वाला इसमें, फोर्थ इसमें। और फिफ्थ पेज जो कि अब 1 MB का था, उसको मेरी मजबूरी है कि मैंने 2 MB ही पार्टीशन, इसको ये कह लो कि फ्रेम एलोकेट करना है, इसको दे दिया। अभी 1 MB तो जगह यूज हो गई, बाकी 1 MB जो है ना अभी भी वेस्ट पड़ी है, ना किसी और को आप दे सकते हो और ना ये यूज हो रही है। तो हमने देखा था कि पेजिंग में स्टिल चांसेस हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के। हाँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग जो है ना खत्म कर देती है। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि पेजिंग में कौन सी फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट करती है, तो आपने बताना था कि वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है। और लास्ट जो आपके प्रोसेस का पार्ट बनेगा, देखो लाजमी नहीं होगा, अभी इसी का साइज 10 MB होता प्रोसेस का, तो ये सारा कुछ ठीक था। लेकिन अभी क्योंकि प्रोसेस का साइज इतना है, तो हो सकता है कि लास्ट जो पार्ट बचे उसमें जो है ना वो पार्टीशन में पूरा ना आए, थोड़ी सी जगह बच जाए, तो आप कह सकते हो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल पॉसिबल। तो अब हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को निपटने के लिए हमने जो है ना दूसरी टेक्निक पढ़नी है, जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये है सेगमेंटेशन। काम करने का तरीकाकार इसका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेजिंग का है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, कल हमने क्या कहा था कि, एक मिनट मैं पेंसिल को ऑन कर लूं। कल हमने कहा था कि लेट्स ये मेरे पास एक प्रोसेस है, P1 में इसको कह लेता हूँ। अब मैंने इसको कहा कि इसको 2-2 MB के पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस शुरू से स्टार्ट हुआ, जहां पे 2 MB खत्म हुआ डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट जहां पे 2 MB खत्म हुआ वहां पे डिवाइड कर दिया। इस तरह करते करते लेट्स से कि मैंने इसको ना 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 2-2 MB के, और हर एक को मैंने एक पेज बोला था। तो मैं अब लिख भी देता हूँ, ये पेज P1 है, ये पेज P2 है, ये पेज P3 है, ये 4 और ये P5, इस तरह करके। इसमें मसला क्या था? मसला ये था कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक फंक्शन था, आप कह लो कि माई फंक्शन या फन नाम कोई फंक्शन था। अब जाहिर है जब इस फंक्शन को कॉल होगी, इसका तमाम का तमाम कोड मुझे चाहिए होगा। अब जो मैंने पेजिंग की है ना, उसमें मैं अज्यूम करता हूँ कि एक पेज में इसका हाफ कोड चला गया है, यहां से यहां तक, और जो बाकी का हाफ रह गया था वो नेक्स्ट पेज में, यानी कि ये P1 में चला गया, पेज 1 में, और ये पेज 2 में, P2 में चला गया।
अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो देखो मुझे दो पेजेस जो है ना एक्टिवली रैम में रिक्वायर्ड होंगे, P1 भी और P2 भी। यानी कि जब भी ये पार्टीशन करता था ये नहीं देखता था कि कौन सा फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई लूप स्टार्ट हो रही है, कोई वेरिएबल आधा ऊपर रह गया, उसके बाकी पार्ट, कोई स्ट्रिंग का पार्ट नीचे रह गया, नहीं। इसने बस जो है ना ब्लाइंडली जो है ना डिवाइड कर देना था, ये कोड वगैरह को किसी भी फंक्शंस को, किसी भी रूटीन्स को जहन में नहीं रखता था। तो अभी इस पॉइंट को अब याद रखना, आगे अब ये काम आएगा। तो अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन को। तो देखें जी, पहला पॉइंट वही है, ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या होता है इसमें, देखो, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट्स। अब प्रोसेस की जो मेमोरी है, अब हमने फिक्स साइज में डिवाइड नहीं करनी उसको, यानी कि 2 MB की पार्टीशन नहीं करनी, बल्कि वेरिएबल साइज होगा। वेरिएबल साइज कैसे होगा, कैसे डिसाइड होगा कि एक प्रोसेस में कितने पार्ट्स बनेंगे और कितने कितने साइज के होंगे, आप आगे देखते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। जैसे उन पेजिंग में हमने हर पेज उसको पार्ट को कहा था कि एक पेज है, इसी तरह सेगमेंटेशन में प्रोसेस के जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनमें से हर एक पार्ट को मैं कहूंगा ये एक सेगमेंट। अच्छा, ये पॉइंट है, देखो, स्पोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है, जैसा अभी मैंने कहा था कि लेट्स में देखो, इसमें देखो आप इलस्ट्रेशन नजर आ रही है, ये एक आपके सामने प्रोग्राम है। इसमें देखो एक लेट्स से कि स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो है ना इस तरह पड़ा है, एक मेन फंक्शन है ये इस तरह यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, ये एक ही प्रोग्राम के अंदर है सारा कुछ। इस तरह कोई सिंबल टेबल है उसका, वो अलग रिजाइड कर रहा है, स्टैक इंप्लीमेंट हुआ है वो अलग है, और इस तरह के 4-5 कुछ अलग से फंक्शन है, उनको मैंने अलग कर लिया। पहले मैं वो प्रॉब्लम बता चुका हूँ, पेजिंग में वो क्या करता था, वो इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता था। लेकिन जो सेगमेंटेशन है ना, वो यूजर के हिसाब से की जाती है। यूजर के हिसाब से क्या, यूजर कहेगा जब भी मैंने स्क्वायर रूट को कॉल करनी है ना, इसका एक टुकड़ा आप बनाओ और सिर्फ वही लेके आओ। इस तरह जब भी मैं मेन के प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो मेन के पूरे फंक्शन का एक आप सेगमेंट बनाओ और उस सेगमेंट को उठा के रैम में ले आओ। इस तरह कोई और फंक्शन, जैसे कि मैंने अभी फन की एग्जांपल दी थी, वो कह रहा है कि अब उसको बीच में से डिवाइड नहीं करना, जितना भी बड़ा साइज हो जाए बेशक, उसको पूरे के पूरे फंक्शन को जो है ना एक ही सेगमेंट बनाओ, और जब भी रिक्वायर होगा तो पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट रैम के अंदर आएगा। इसको हम बोलते हैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यूजर के हिसाब से, यूजर को जैसे लगता है कि मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे अभी कैलकुलेटर है ना, मुझे पता है यार इसके अंदर एक ऐड का फंक्शन बना हुआ है, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का। अब मुझे मतलब मैं यूजर हूं, मुझे पता है कि इस तरह से हुआ है। अब पीछे जो भी कोडिंग हुई है मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी मैं प्लस का बटन दबाता हूँ ना, जो भी उस ऐड के फंक्शन का कोड है ना, वो उठ के उसकी रैम में आ जाता है। तो ये मेरा हिसाब से जो है ना सेगमेंटेशन वर्क करती है, कि अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग रूटीन्स को, या और भी जो जितनी चीजें हैं उनको अलग अलग एक एक सेगमेंट में डिवाइड करती है, और जब भी वो कॉल होता है तो पूरे का पूरा सेगमेंट उठ के रैम के अंदर आता है। अब बैक चलते हैं। तो इससे ये बात था यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, ये यूजर व्यू ऑफ मेमोरी। वेरिएबल लेंथ पीपीएससी के एमसीक्यूज में आ चुका है, सेगमेंट का साइज वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं है वेरिएबल हो सकता है कि सबका सेम भी हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वेरिएबल होगा, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन या सारे की सारी चीजें एक प्रोसेस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अगर होगी तो फिर तो मजबूरी है, फिर तो वो होगी, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि वेरिएबल है। अच्छा, इसी जैसे हमने एक पेज टेबल को मेंटेन किया था, बिल्कुल इसी तरह एक सेगमेंट टेबल को मेंटेन करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन हम आगे देख लेंगे। अच्छा, एक बात जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, देखो एक सेम प्रोसेस है, ये P1 है, इसको मैंने पेजेस में डिवाइड किया, लेट से उसके पेज बने हैं P1 से लेके Pn तक, कोई एक नंबर ऑफ पेजेस बने, और इसी प्रोसेस को मैंने सेगमेंटेशन अप्लाई किया, इसके भी कोई पेजेस बने, लेट से P1 से लेके Pm तक कुछ मुख्तलिफ सेगमेंट बने होंगे। तो पेजिंग के सूरत में भी मुझे इसका एक पेज टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, और सेगमेंट की सूरत में भी मुझे एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बात बता रहा है कि जो सेम प्रोसेस का अगर आप पेजिंग अप्लाई करो और सेम प्रोसेस पे सेगमेंटेशन अप्लाई करो, तो जो सेगमेंट टेबल बनेगा ना उसका साइज कम होगा, यानी कि उसके टुकड़े कम बनेंगे। क्यों बनेंगे, मुझे मैंने बता दिया कि वो यूजर के व्यू ऑफ मेमोरी के हिसाब से जो है ना सेगमेंट बनाएगा, बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं बनाएगा। एक मिनट सर जी, पेजिंग से वर्क फ्लो जो है वो मैनेज हो जाए तो फिर सेगमेंटेशन की क्या जरूरत है? क्योंकि पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ठीक पॉइंट सर। लिखा हुआ है वो है कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, और पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं थी। हाँ, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है, तो एक में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, एक में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है। तो इसका हल क्या है वो भी हम देखेंगे दोनों। तो ये इसके एमसीक्यूज के हवाले से जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं।
यूजर पॉइंट ऑफ मेमोरी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। यूजर यही समझता है कि जब भी एक फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो पूरे का पूरा मेमोरी में आ जाता है। हालांकि हमने पेजिंग में देखा था ऐसा नहीं होता, लेकिन सेगमेंटेशन इसी रूल पे काम करती है कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, जैसे यूजर को लगता है वैसे वैसे आप करो। तो अब होगा क्या, एक प्रोसेस है, उसको आपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक सेगमेंट टेबल जो है मेंटेन करोगे, उसमें एक तरफ सेगमेंट नंबर होगा और एक तरफ जो है ना फ्रेम नंबर होगा। अच्छा, इसमें जो एक बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आप शुरू में जैसे पेजिंग में रैम को मुख्तलिफ पार्ट्स में यानी कि फिक्स्ड साइज पार्टीशन में डिवाइड करते थे, सेगमेंटेशन में आपने ऐसे कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेस को डिवाइड करते हो, वो भी वेरिएबल लेंथ सेगमेंट्स में। फिजिकल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या रैम को आप किसी भी पार्टीशन में डिवाइड नहीं करते, वो बिल्कुल वैसी रहती है जैसे पहले थी। अब इसकी होती कैसे है वो देखो। लेट्स से कि मैंने ये सब रूटीन का फंक्शन है, ये सेगमेंट मैं कह देता हूँ इसको S1 है। इसकी मुझे जरूरत पड़ गई है, उसको मैंने उठा के लेके आना है रैम के अंदर। तो मैं रैम के अंदर आऊंगा, जहां पे मुझे इतनी बड़ी जगह मिलेगी जहां पे ये S1 रिजाइड कर सकता हुआ। लेट्स से कि मुझे इस पोर्शन में जगह मिल गई, तो यहाँ पे मैं S1 कर दूंगा और लेट्स से इसका नंबर होगा फ्रेम, कोई भी एक एड्रेस होगा, मैं कह देता हूँ। अब देखो ये सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई ना कोई एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस होगा इसका। लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ 100, कोई भी हो सकता है रैंडम, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ 100। तो एक तो मुझे इसका स्टार्टिंग एड्रेस सेव रखना है कि 100 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बेस एड्रेस, जैसे हमने पेजिंग में भी किया था। और उसके बाद इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक स्पैन हुआ है, कितनी लेंथ है इसकी। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि 5 लेंथ है, और ये 5 लेंथ भी मुझे स्टोर रखनी है। तो मुझे पता चल गया कि दो चीजें, एक बेस एड्रेस और एक लेंथ, ये दोनों चीजें मुझे हर सेगमेंट के लिए स्टोर रखनी पड़ेगी, ताकि जब अगेन मुझे एक्सेस करना पड़े तो मुझे पता चल जाए कि ये सेगमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और उसकी इतनी लेंथ है। जैसे हमने पहले भी ये काम किया बेस और लेंथ रजिस्टर को यूज करते हुए, तो बिल्कुल इसी तरह। तो अभी कंफ्यूजन होना, जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हमें सब चीजें समझाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले सेगमेंट टेबल को देख लेते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे थे सेगमेंट टेबल की, कि जैसे पेजिंग के लिए हम पेज टेबल मेंटेन करते हैं, इस तरह सेगमेंट के लिए हम सेगमेंट टेबल मेंटेन करते हैं। सेगमेंट टेबल में दो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो होगी, एक बेस एड्रेस और एक सेगमेंट की लिमिट या लेंथ, ये दो चीजें होंगी और ये वो काम करेगा। देखो जैसे कल हमने पेजिंग में देखा था कि जब भी सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी तो वो एक एड्रेस जनरेट करेगा। कल हमने 13 की एग्जांपल लेके जनरेट किया था, और बाद में फिर हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इससे कैसे पेज नंबर को अलग करता है और कैसे ऑफसेट को अलग करता है। यानी हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल एड्रेस था ये, एक पेज नंबर और एक ऑफसेट, और उसको फिर सर अभी तक पेज किसकी टेबल ने स्लाइड कन्वर्ट। शो हो रही है? हाँ जी, सेगमेंट टेबल वाली नहीं हो रही किसी को? यही हो रही है सर। सर जी हो रही है। मैं दोबारा से कर देता हूँ, शो हो रही है सर। मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल इस तरह सेगमेंट टेबल का भी यही काम है कि सेगमेंटेशन के दौरान जब भी सीपीयू एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा उसको ये फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। और हमने देखा था कि ये काम एमएमयू करता है। तो मुझे दो बातों को पता चला था कि एमएमयू एक तो बेस लिमिट रजिस्टर, या जिसको हमने बाद में कहा था रीलोकेशन रजिस्टर, उसके थ्रू इंप्लीमेंट हो सकता है। दूसरा हमने देखा था कि एमएमयू को हम पेज टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आज मैंने तीसरी इसकी इंप्लीमेंटेशन देख ली सेगमेंट टेबल के थ्रू भी। तो कोई आपसे पूछ लेता है कि एमएमयू की कौन सी फॉर्म्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी बता सकते हो, बेस लिमिट रजिस्टर या रीलोकेशन रजिस्टर, पेज टेबल या सेगमेंटेशन टेबल। इसमें वही बेस एड्रेस होगा जहां से कोई भी सेगमेंट स्टार्ट होगा, ये भी हम स्टोर रखेंगे हर सेगमेंट के लिए। और इसी तरह एक सेगमेंट की लिमिट होगी कि इसका कितना साइज है, लिमिट से आप साइज लेते हो, वो भी हम स्टोर रखेंगे, ताकि जब रेफरेंस मांगे उसको हम चेक करें कि ये अपने लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा, जैसे हमने कल भी किया था। तो वही चीजें होंगी। अब हम दोबारा से देखते हैं इसको, देखिए ये कैसे वर्क करता है। वही एग्जांपल है, बस बीच में हमने जो है सेगमेंट टेबल को साथ साथ रखना है। देखो लेट्स से कि ये मेरे पास है सेगमेंट 0, S0 में इसको बोल देता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको रैम के अंदर लेके आने लगा। मैंने इसको, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ये हार्ड डिस्क आप इसको बोल लो, यहाँ पे अभी मौजूद है। इसको मैंने उठाया यहाँ से
और रैम में मैं अब इसको पुट करने लगा, तो मुझे जहां पे भी इतनी फ्री जगह मिलेगी जो उसका सेगमेंट का साइज होगा वहां पे मैं करूँ। तो लेट्स से मुझे 1400 एड्रेस पे आके ना इतनी जगह फ्री मिल गई जहां पे ये एड्रेस आ सकता था, तो मैंने इसको वहीं पे स्टोर करवा दिया। तो अब जहां से ये सेगमेंट स्टार्ट होगा, सेगमेंट टेबल में मैं बेस के कॉलम में इसका एड्रेस लिखूंगा। तो ये मैंने देखो 1400 लिख दिया सेगमेंट 0 का, कि ये सेगमेंट 0 रैम के अंदर 1400 एड्रेस से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसकी कोई ना कोई साइज होगा, साइज किसी हिसाब से भी हो सकता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो सकता है, उसकी केबीस के हिसाब से, बाइट्स के हिसाब से, जो भी है। अब वो बता रहा है कि इसका साइज जो है ना वो 1000 है, 1000 कोई भी यूनिट हो सकता है। तो ये मैं इसकी लिमिट में लिखूंगा कि 1400 से लेके आगे 1000 तक एक्सपेंड हुआ है, तो 1400 प्लस 1000 यानी कि 2400। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन मैं फिजिकल मेमोरी में करूंगा वो 1400 से लेके 2400 तक करूंगा, यानी कि इतने एड्रेस पे सेगमेंट 0 जो है वो स्पैन हुआ है, रिजाइड हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, इसको मैं कहता हूँ कि ये सेगमेंट 1 है। अब इसको मैंने हार्ड डिस्क में लेके, सॉरी हार्ड डिस्क से रैम में लेके आना है, तो मैंने जगह स्टार्ट शुरू की कि जहाँ पे मुझे मिल जाती है। तो लेट्स से मुझे 6300 जगह पे जाके जो है ना इतनी जगह मिल गई कि ये सेगमेंट वहां पे रिजाइड कर सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले सेगमेंट का किया, बेस में आके सेगमेंट नंबर 1 के आगे बेस कॉलम में मैं लिखूंगा कि ये सेगमेंट जो है रैम में या मेन मेमोरी में 6300 एड्रेस से स्टार्ट होगा, और इसकी कोई ना कोई लिमिट लेंथ होगी। तो लेट्स से कि इसकी है 400, तो मैं कह देता हूँ कि ये 400 इसकी लिमिट है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था, 63 से स्टार्ट होके 400 प्लस करेंगे तो 67 रैम में इस जगह पे सेगमेंट नंबर 1 की लोकेशन है, यानी कि इतनी जगह पे ये एक्सपेंड किया हुआ। और बाकी भी बिल्कुल इसी तरह सेगमेंट 2 है, 3 है, 4 है, वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह रैम के अंदर सेव करवा दी। तो याद रखना है कि सेगमेंट टेबल हम खुद यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। कब बनाता है? जब वो हार्ड डिस्क से सेगमेंट्स को या पेजेस को उठा के रैम के अंदर रखता है, तो फौरन फौरन वो सेगमेंट टेबल या पेज टेबल में एंट्रीज करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि जब दोबारा से इस सेगमेंट तक सीपीयू कहेगा कि मुझे लेके जाओ, तो सीपीयू तो जनरेट करेगा वर्चुअल एड्रेस। उस वर्चुअल एड्रेस को हमने फिजिकल यानी कि एक्चुअल एड्रेस में चेंज करना है, और वो काम हमें हेल्पफुल साबित उसमें होता है पेज टेबल, या सेगमेंटेशन हो रही है तो सेगमेंट टेबल। तो सेगमेंट टेबल हमें इसलिए सिर्फ जरूरी होता है ताकि जब हम एड्रेस ट्रांसलेशन करें तो हमें पता हो कि ये सेगमेंट रैम के अंदर इस नंबर फ्रेम में, या अगर पेज टेबल पेजिंग की बात नहीं हो रही, सेगमेंटेशन की हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, ताकि हम वहां पे जाके उससे वो डाटा एक्सेस कर सकें। ये नहीं है कि सेगमेंट टेबल जो बना बनाया होगा या बाद में बनाया जाएगा, नहीं, जैसे जैसे सेगमेंट्स आते रहेंगे उसी हिसाब से आप सेगमेंट टेबल को बिल्ड करते रहो। यहां तक क्लियर है? वही चीजें जो पेजेस में हम पेजिंग में हमने पढ़ी थी, कोई नई चीज नहीं है। जी सर। ठीक है, क्लियर है। हम देख लेते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है। तो जैसे हमने कल भी देखा था कि सीपीयू ने अलर्ट से एड्रेस जनरेट किया 13। अब ये कोई भी वो कहता है कि मुझे 13 नंबर इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इसमें अब थोड़ा सा चेंज है। सीपीयू जो है ना, एक तो जैसे हमने कल पेजेस में देख लिया था, वो बताएगा कि मुझे फलां सेगमेंट नंबर तक, सेगमेंट सिर्फ 2 है अभी किसी भी प्रोसेस के, तो वो एक तो ये बताएगा कि सेगमेंट नंबर 2 में ये एड्रेस मौजूद है, और फिर आगे उसका ऑफसेट बताएगा जैसे उसने पेजेस में बताया था। जैसे वो कह देता है कि 3 ऑफसेट पे ये एड्रेस या लोकेशन या इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो मुझे दो चीजें मिली, एक तो सेगमेंट नंबर जो कि 2 है, और एक ऑफसेट जो कि 3 है। तो बिल्कुल उसी तरह इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अपने क्या करना है, जो भी सेगमेंट नंबर होगा उसको पहले आप सेगमेंट टेबल में आके लिमिट के साथ कंपेयर करोगे। ये बात लाजमी याद रखनी। क्यों करनी है? क्योंकि ऐसा ना हो कि लेट्स उसने मुझे कह दिया कि आप जो है ना 100 लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है ना वो ला के दो, और इसकी लिमिट है ही नहीं इतनी, इसकी लिमिट है 50 तक। समझ आ रही है इस चीज की जो मैंने पहले भी देख चुके हैं चीज? जी सर आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह हम लिमिट के साथ कंपेयर कर, जिसको नहीं आ रही वो बोल दे, जिन्होंने अगर नया ज्वाइन किया तो फिर इनको समझा दूंगा। वो कहता है यही मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें चीजें ऑलरेडी पता है। तो बिल्कुल उसी तरह कंपेयर होगा पहले, अगर तो वो लिमिट के अंदर हुआ यानी कि उसे छोटा हुआ, फिर इसको दूसरी कंडीशन चेक करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि बेस प्लस लिमिट दोनों की वैल्यू मिलके इसे एक्सीड ना करें, जैसे हमने पहले भी देखा था। प्लस हुआ और इस लोकेशन पे जाके ये जाके उठा लेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पेजिंग में या बेस लिमिट में देखा था, वही सेम चीजें हैं।
मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको गुजार रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ना सेगमेंट टेबल हमें हेल्पफुल साबित होगा एड्रेस ट्रांसलेशन में। एक एड्रेस जनरेट करेगा, उस एड्रेस को पहले हम लिमिट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर तो वो लिमिट से छोटा हुआ तो ठीक है। फिर हम अगली कंडीशन देखेंगे क्या कि इस एड्रेस को आप बेस के अंदर ऐड करोगे तो आपको इस जगह का एक्चुअल एड्रेस मिल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सपेंड हुआ होगा, और आप वहां जाके ऑफसेट की मदद से उस लोकेशन में मौजूद कोई भी एड्रेस या डाटा है वो उठा लो। तो इस तरह से सेगमेंट टेबल जो है वो इंप्लीमेंट हुआ होता है। अब हम पीछे चलते हैं, एक स्लाइड छोड़ा था। देखो दो किस्म के रजिस्टर जो है ना सेगमेंटेशन के दौरान आपने मेंटेन करना। दो किस्म के रजिस्टर जो है सेगमेंटेशन के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। वो कौन कौन से देख लो। एक को बोलते हैं हम STBR, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। देखो मैंने कल भी बताया था कि रैम के अंदर ही पेज टेबल पड़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह रैम के अंदर ही सेगमेंट टेबल मौजूद होता है। लेट्स से कि रैम में इस जगह पे सेगमेंट टेबल मौजूद है, तो इसकी लोकेशन को एक रजिस्टर से पॉइंट आउट किया जाता है और उसको हम बोलते हैं STBR, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। अच्छा, इसी तरह एक रजिस्टर होता है सेगमेंट टेबल ST लेंथ रजिस्टर LR। ये आप बताता है कि लेट्स से एक प्रोग्राम है, प्रोसेस है P1, इसके टोटल कितने सेगमेंट्स हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि 4 सेगमेंट में डिवाइड हुआ है, तो इस रजिस्टर के अंदर हर प्रोसेस के लिए सेगमेंट्स की तादाद लिखी होती है, इस प्रोसेस के कितने सेगमेंट जो है वो बनाए जा चुके हैं। तो जब हम कहते हैं कि S जो जनरेट करता है CPU वर्चुअल एड्रेस के दौरान, और आप उसको लिमिट के साथ कंपेयर करते हो, एक्चुअल में आप STLR की वैल्यू के अंदर कंपेयर कर रहे होते हो। लेकिन क्योंकि आपको हमेशा यही पढ़ाया गया कि आप लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो बस आप वही समझ के चलो कि वही चीज है। और यहाँ पे आखिर में लिखा भी गया है, देखो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए STLR के साथ। तो ये दो रजिस्टर्ड है। अगर आप नहीं भी याद रखते तो MCQs के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी आया है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया है कि दो रजिस्टर होंगे सेगमेंटेशन के दौरान, STBR और STLR। तो कभी कोई पूछ ही लेता तो आपको बताना चाहिए। तो ये आपने सेगमेंटेशन देख ली, बिल्कुल पेजिंग की तरह ही है, एड्रेस ट्रांसलेशन भी वैसे ही है, और काम करने के तरीके भी अलग वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वो ये है कि साइज जो है वो जो पार्टीशन आपने की हुई है उनका वेरिएबल है। अच्छा, अब देखो किस तरह के एड्रेस जो है ना सर जी। ये लास्ट वो जो इलस्ट्रेशन है सेगमेंट की, उसमें जी। ऑफसेट को वो लेस देन की तरफ एरो कर रहा है, जरा खोलिएगा वो से। जी ये देखें, ये जो ऑफसेट है ना, मतलब S हो गया हमारा सेगमेंट, D हो गया जो हमने ऑफसेट साथ दिया, अब ऑफसेट ठीक से है, एरो वो लेस देन कंडीशन को चेक कर रहे हैं ये अभी कि बताता हूँ मैं, इधर आओ, ये इस टेबल में देखो, अभी समझ आ जाएगी। देखो या इस तरह के जो है ना, ये एड्रेस वर्चुअल एड्रेस है जिसमें मैंने एरो ऑलरेडी लगा दिया है, इस तरह का क्रिएट करके देगा आपको CPU। अब आपने एक तो पहले ये कंफर्म करना है कि ये लीगल है या नहीं, लीगल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, बेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू। और उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा, फिर आपने उसका एड्रेस भी रिटर्न करना है जो कि एक्चुअल एड्रेस होगा। लेट्स से कि मुझे CPU ने कहा कि इस एड्रेस पे मौजूद जो है ना, मुझे डाटा जो पड़ा है या इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो करंटली मुझे चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, वो ला के दो। तो देखो पहले हमने देखा था कि जो पहला इस डायमेंशन में जो पहला पॉइंट है यानी कि 2 लिखा हुआ है, ये है सेगमेंट का नंबर, कि मुझे पता चल गया कि मैंने सेगमेंट नंबर 2 में जाना है। उसके बाद वो कह रहा है कि 25 नंबर इंस्ट्रक्शन जो है ये 25वें लोकेशन पे उसके आगे जाके जो चीज पड़ी है वो मुझे चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ये सेगमेंट टेबल रजिस्टर है, सॉरी सेगमेंट टेबल है, ये इसमें मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा पहले तो कि जो मेरे पास सेगमेंट नंबर 2 है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो लेट्स से कि पहले की बारी आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मुझे पता चल गया कि 1200 स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स से यहाँ रैम है, मैं नीचे ड्रा कर लेता हूँ, ये एक पॉइंट है 1200, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सपेंड किया हुआ है 1500 तक। सेगमेंट नंबर 1 की बात हो रही है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप कह रहे थे कि सर ऑफसेट जो है वो किसके साथ कंपेयर हो रहा है, ये ऑफसेट में आता है, ये आपने कंपेयर करना होता है, ये इसकी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं D से, इसकी वैल्यू को आपने कंपेयर करना होता है L के वैल्यू के साथ। ये मौजूद है आपके पास L की वैल्यू। देखो सेगमेंट नंबर 2 में L की वैल्यू के गेस्ट क्या वैल्यू पड़ी आपके पास, 300 पड़ी है। तो ये 300 D से छोटी है बड़ी है, छोटी है D से बड़ी है। 300। हाँ मतलब D जो ऐसे छोटा है, तो यही मुझे मेरे पास कंडीशन है
कि अगर तो आपके पास जो ऑफसेट आ रहा है वो लेंथ में रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू से छोटा है या इक्वल है, इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है इस सेगमेंट के अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आप एक्सेस दे सकते हो। तो आप कहोगे जी ठीक है, ये वैलिड है या लीगल रेफरेंस है, जो भी आप कह लो। अब आपने एक्चुअल एड्रेस देनी है। एक्चुअल एड्रेस क्या देना है कि जो बेस के अंदर वैल्यू पड़ी है, बेस रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई है 1200, उसके अंदर आप डी की वैल्यू को ऐड करोगे और डी की वैल्यू है 25, तो 1225 लोकेशन पे जाके आपकी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो पड़ी होगी, वो आप रिटर्न कर दोगे सीपीयू। इस तरह से ट्रांसलेशन होती है। अब सेकंड हम देख लेते हैं। वो कहता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे चाहिए वो सेगमेंट नंबर 4 में मौजूद है और उसके 230 ऑफसेट पे, यानी कि 230 नंबर आगे कह लो। तो बिल्कुल इसी तरह मैं सेगमेंट टेबल में गया, मुझे पता चल गया कि सेगमेंट टेबल में जो सेगमेंट नंबर 4 है वो स्टार्ट हो रहा है 5000 से और उसकी लेंथ है 500। तो पहले मैं कंपेयर करूंगा 230 को कि 230 आया, 500 से कम है फिर तो है ठीक, हाँ जी कम है तो ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं आगे जाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, बेस में जो वैल्यू पड़ी है, बेस में वैल्यू पड़ी है 5000, उसमें मैं डी की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। डी की वैल्यू मेरे पास है 230, यानी कि जो मुझसे मांगी जा रही है वो 5230 एड्रेस पे रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद है, वो मैं लाके सीपीयू को दे दूंगा। अभी हमने दो देखे सक्सेसफुल या वैलिड या लीगल केस, अब हम तीसरा देखते हैं। देखो तीसरे में उसने मुझे कहा कि आप जाओ सेगमेंट नंबर 0 में और वहां पे 1423 ऑफसेट पे या 1400 नंबर पे मौजूद इंस्ट्रक्शन जो है वो मुझे ला के दो। मैं अगेन गया सेगमेंट टेबल में, सेगमेंट टेबल में मैंने सेगमेंट नंबर 0 ढूंढा, पहले मिल गया। उसका बेस एड्रेस मैंने देखा 1500, ठीक है यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद मैंने उसकी देखी लेंथ 1200। अब मैं कंपेयर करूंगा डी को लेंथ के साथ, तो अब मेरे पास डी है 1423। इसको जैसे ही मैंने लेंथ के साथ कंपेयर किया तो अब बताओ ये छोटा है बड़ा है इससे? सर ये बड़ा है सर बड़ा है। तो आप लिमिट यहीं पे आप ट्रैप कर दोगे। आप कहोगे जो आपने जिस सेगमेंट के अंदर जिस ऑफसेट की बात की है वो इस सेगमेंट के अंदर है ही नहीं, वो उससे बयान जा रहा है। उसका मतलब है ये इलीगल रेफरेंस है, इनवैलिड रेफरेंस है। ये इंस्ट्रक्शन ये डाटा जो है आप सीपीयू को रीड करने नहीं दोगे, क्योंकि ये इस सेगमेंट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह से जो आप सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सर पूछें। जैसे प्रीवियस स्लाइड में जाएं सर, एक मिनट। जी मैं चला गया। सर यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले जो है वो लिमिट कंपेयर कर रहे हैं, बाद में बेस को देख रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब हम कंपैरिजन करें तो लिमिट में तो वो आ रहा हो, लेकिन जब बेस में जाएं तो बेस उससे जो है वो ज़्यादा हो या कम हो, तो वो बेस इनवैलिड हो जाए। नहीं इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो आपके पहले वो पास लिमिट एक्चुअल, देखो जो आपका एक्चुअल साइज है ना जी वो लिमिट ही डिसाइड करती है। एक मिनट पेन वो तो ठीक हो गया सर। सर दो जगह पे ऐसा मुझे मुमकिन बताएं, हो सकता है। मुझे कोई एग्जांपल दें, मैं आपको समझाता हूँ, फिर बताएं सर कैसे कहना चाह रहे हैं। मेरे माइंड में ये आता है कि दो सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लिमिट सेम हो, ठीक है, या एक सेगमेंट ऐसा हो सकता है जो मेमोरी में पड़ा है, उसकी जो लिमिट है वो हमारे सीपीयू के जनरेटेड जो ऑफसेट या लिमिट है उसके बराबर है, लेकिन उसका जो बेस है वो बेस नहीं है जो हमारा सीपीयू जनरेट कर रहा है, वो उससे कम है। उसके मुताबिक बेस के मुताबिक हमारा सीपीयू का एड्रेस, जनरेटेड एड्रेस जो है वो इनवैलिड हो जाए, तो ये मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इस तरह हो सकता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स से सेगमेंट 1 है, वो 600 जी सर ये इस तरह मेरे ख्याल में नहीं हो सकता वो सर, इस तरह, क्योंकि देखिए 600 में लिमिट भाई कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल दोनों की 300 थी, वो ठीक है 6 जो पहले वाला वो 600 से लेके 900 तक फैलेगा, अगला 900 से वो 3 कैसे ये सर वो फिर एड्रेस सर मेमोरी स्पेस फिर शेयर कैसे होगी? ये आप लोग सर्च कीजिएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जिसने थोड़ा सा भी इसको कंसेप्चुअली पढ़ा है वो पहुंच गया होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बंदे का दो से ज्यादा प्रोसेस का जो लेंथ है ना वो सेम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आप सर्च कीजिएगा इसको कैसे आ सकती है। अगर कल आप मुझे नहीं बताएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊं। सर लेंथ तो सेम हो सकती है पर एड्रेस तो सेम नहीं ना हो सकता सर, मैं ये बात कर रहा हूँ। आप सर्च कीजिएगा इसको, आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, अगर मेरे जहन में आता है तो मैं बताता हूँ। क्या कहते हैं इसको? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो हमने देखना है वो मल्टी लेवल पेजिंग को। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज में एक दफा आ चुकी है तो इस लिहाज से इस वजह से फिर मुझे ऐड करनी पड़ी है। तो देखो ये जैसे आप लेवल बनाते हो,
हमने ये जिन्होंने प्रीवियस बैच से ही कंटिन्यू किया हुआ आगे, तो मैंने बी ट्रीज पढ़ाते हुए बताया था कि डेटाबेस में जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के लिए यूज होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है। मसला ये है कि हमारे पास कि हमने जो है पेज टेबल को भी रैम के अंदर ही स्टोर करवाना होता है, और रैम ऑलरेडी, क्योंकि पेजिंग की बात हो रही है, एक मिनट, रैम ऑलरेडी जो है ना फ्रेम्स में डिवाइड हुई हुई है। लेट से मैं कहता हूँ 2 MB के मैंने फ्रेम्स बनाए हुए। अब पेज टेबल भी जाहिर है इसी एक फ्रेम में किसी ना किसी में जाएगा। अब एक प्रोसेस है, उसका साइज है लेट से कि उसके अंदर पेजेस हैं 10 सिर्फ, तो हर एक पेज एंट्री में कहता हूँ कि 5 KB जगह ले रही है, उसके पेज टेबल का साइज होगा 50 KB। तो 50 KB 2 MB में आ सकता है, कोई इशू नहीं है, वो आराम से जाके रिजाइड कर ले। लेकिन अभी मैंने एक गेम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर, और जो आजकल गेम्स चल रही हैं आपको पता होगा वो 100+ GB की भी होती हैं, जैसे कि फॉरबिडन जीरो होराइजन के नाम से है, अगर आपने वो खेली है, वो तकरीबन 130-32 GB की गेम है। अच्छा, अब इतना बड़ा प्रोसेस का पेज टेबल भी तो उस हिसाब से बड़ा बनेगा ना, पता नहीं कितने पेजेस उसमें डिवाइड हुआ होगा वो, और हर एक पेज के लिए आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने एंट्री करना शुरू की और 2 MB के अंदर अंदर जो है ना उसकी लेट्स से कि 10,000 एंट्रीज आई हैं सिर्फ, यानी कि मैंने उसको 10,000 पेजेस में डिवाइड किया हुआ था, तो वो एंट्रीज आई हैं, और उसका एक्चुअल जो मैंने डिवाइड किया हुआ था वो 30,000 पेजेस में किया हुआ था। इतना बड़ा जो प्रोसेस था। अब मैंने 10,000 से ज्यादा एंट्रीज करना शुरू की, तो उसने मुझे कहा कि आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 MB साइज पूरा हो गया है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं एक और पेज टेबल बनाता हूँ। मैंने एक और पेज टेबल बना लिया, तो 10,000 से लेके नेक्स्ट 20,000 तक एंट्रीज जो है वो मैं इस पेज टेबल में करने लग गया। और उसके बाद ये भी फुल हो गया, इस पर मजीद नहीं आ सकती थी, 2 MB साइज पूरा हो गया इसका। तो 20,000 से लेके 30,000 तक एंट्रीज जो है ना मैंने तीसरे टेबल में कर दी। मसला समझ आ रहा है आपको क्या है? जी सर, समझ आ रहा है सर। मसला ये है कि पेज टेबल का साइज भी जो है ना वो मैटर करता है। पेज टेबल का साइज जो ही बड़ा होना शुरू हो जाता है, रखवाना तो आपने उसको फ्रेम में ही है, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप एक पेज टेबल को लेके नहीं चल सकते। तो उसका दूसरा तरीका ये निकाला कि मल्टीपल पेजेस बना दो। लेकिन देखो मल्टीपल पेजेस से क्या मुराद है कि कभी जब भी कोई रेफरेंस आएगा पहले आप इस पेज पे आओगे। इस तरह मैं अभी तो मैंने 3 एग्जांपल दिए, लेट्स से कि 30 पेजेस बना दिया अपने एक प्रोसेस के। इसमें वो आपको ढूंढना पड़ा, नहीं मिला, आप दूसरे पेज में गए, फिर तीसरे पेज में गए, फिर चौथे पेज में गए। इस तरह करते करते आपने 30 के 30 पेजेस लेट्स से कि आपने स्कैन किए, और आखिरी पेज में जाके आपको पता चला कि हाँ ये इस नंबर पे पेज पे फ्रेम पड़ा है, उसमें जाके आपने डाटा एक्सेस लिया। तो तरकीब तो ये ठीक है, लेकिन मसला ये कि फिर आपको 30 फ्रेम जो है ना सिर्फ इस क्या कहते हैं इसको पेज टेबल को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाने पड़े। तो हमने कहा कि नहीं यार, इस तरह काम ठीक नहीं है। हमने कहा कि एक नया तरीका हम ढूंढते हैं, जैसे हम इंडेक्सिंग में भी करते आए हैं। क्या? मैंने कहा यार पेज टेबल एक ही बनाओ। उसके आगे आप क्या करो, लेवल्स में डिवाइड कर दो उसको। कि लेट्स से ये मेरे पास मेन पेज टेबल है, इसमें मैंने कहा कि यार जो 1 से लेके 10,000 तक पेजेस है ना वो इस एक फ्रेम में पड़े हैं। लेट्स से इसको F1 कह देता हूं। अच्छा, उसी तरह 10,000 से लेके 20,000 तक जो पेजेस हैं उनका रेफरेंस जो है ना वो इस फ्रेम में मौजूद है F2 में। और इसी तरह 20,000 से लेके 30,000 तक जो पेजेस हैं उनका रेफरेंस जो है ना एक और फ्रेम में जैसे कि F3 में मौजूद है। अब देखो मुझे लेट्स से कि 29,000 नंबर वाला पेज चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, एक मेमोरी एक्सेस, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि वो F3 में मौजूद है, तो मैं F3 में जाऊंगा, 2 मेमोरी एक्सेस। और उसके बाद मैं एक्चुअल रैम में उस लोकेशन पे जाऊंगा तो 3 मेमोरी एक्सेस। तो कहाँ पे वो 30 मेमोरी एक्सेस ले रहा था सेम चीज के, और अब मैं 3 मेमोरी एक्सेस में पहुंच गया। तो ये मल्टी लेवल पेजिंग है कि आपने पेजिंग को लेवल्स में डिवाइड कर दिया, और कुछ भी नहीं है। समझ आया इसका? ये लास्ट बात सर आपने क्या कैसे वो किया कि 3 एक्सेस की तो समझ में आई, लेकिन वो अगर एक ही होता तो कैसे आप कह रहे थे कि 30 हो रहे थे? ये जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। अच्छा देखो, मैंने अब 30,000 एंट्रीज करनी है, और एक फ्रेम में जो है ना 10,000 एंट्रीज आ सकती है, या आप 1,000 लगा लो। 30,000 जो है इससे काम सर हमारा आसान हो जाएगा। सर वो समझ में आ गई थी बात कि आपने 3 में हेरारिकली वो डिवाइड कर दिया। मैं सिर्फ ये बस कह यही रहा है। हूँ कि वो जो आपने एक्सेस काउंट किए ना,
वो भी आगे आप कह रहे थे कि वो किस तरह एक्सेस टाइम कोई कम हुआ मल्टी लेवल पेजिंग से? बहुत ज्यादा कम होगा, ये तो बता रहा हूँ। लेट्स से किस तरह मुझे बनाने पड़े थे 30 पेज, जी और मुझे 29,000 नंबर वाला पेज एक्सेस करना था। तो मैं पहले इस पेज पे आया, पूरा स्कैन किया, मुझे नहीं मिला। सेकंड पेज पे आ गया, पूरा स्कैन किया, नहीं मिला। थर्ड पेज पे आ गया, नहीं मिला। फोर्थ पे, इस तरह करते करते 29 मेमोरी एक्सेस मुझे लगे, क्योंकि ये भी हर एक फ्रेम में पड़ा है। 29 फ्रेम मैंने एक्सेस किए, फिर मुझे मेरा मिला, और फिर मैं एक्चुअल लोकेशन पे गया तो 29 + 1 30 मेमोरी एक्सेस में मुझे अपने रिक्वायर्ड पेज तक पहुंचा। इसी को अगर मैंने इसमें डिवाइड कर लिया मल्टी लेवल में, मैंने कहा जी 1 से लेकर 1000 तक इस फ्रेम में मौजूद है एंट्रीज, 1000 से लेकर 2000 तक इस फ्रेम में मौजूद है, और लेट से मैं कहता हूँ कि आखिरी 29,000 से लेकर 30,000 तक इस फ्रेम में मौजूद है। तो देखो, सिर्फ मैं एक इधर आऊंगा, एक मेमोरी एक्सेस, इसी में से मुझे एड्रेस मिल जाएगा कि यार 29,000 वाला जो है ना आगे इस फ्रेम में मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट उसी में चला जाऊंगा। तो ये सेकंड मेमोरी एक्सेस, और उसके बाद एक्चुअल लोकेशन पे तो थर्ड मेमोरी एक्सेस। 3 से हमने थर्ड में डिवाइड कर दिया स्पेसिफिक एग्जांपल में। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो सिर्फ ये सर ये जो मतलब सर ये जो मैन पेज टेबल जो आपने बनाया जो बाकियों को रेफरेंस कर रहा है, इसको जी, जी। पेज टेबल बेस रजिस्टर कह रहे हैं। पेज टेबल बेस रजिस्टर नहीं, इसको नहीं कह रहे। पेज टेबल ठीक बेस रजिस्टर में इसका एड्रेस पड़ा होगा कि जो ठीक मेन है, टेबल है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। सिर्फ ठीक हो एड्रेस गया होगा सर। पेज टेबल बेस रजिस्टर में। तो अब हम इसको देख लेते हैं, देखो क्या है। अ पेजिंग स्कीम that consist of 2 or more level of page tables in hierarchical manner. It is also known as hierarchical paging. The entries of level 1 page table are pointers to a level 2 page table, जैसे अभी हमने देखा है। And entries of the level 2 page tables are pointers to level 3 page table या actual memory location, ये हो सकती है अगर आप इससे 2 लेवल की है, 2 से ज्यादा भी एक्सपेंड कर सकती है। फिर देखो, द इंट्रीज ऑफ द लास्ट लेवल पेज टेबल स्टोर एक्चुअल फ्रेम इंफॉर्मेशन, जैसे अभी तीसरे लेवल पे मैंने देखा था कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन या फ्रेम्स में डाटा जो है वो थर्ड लेवल तक गया था। यही बता रहा है जो लास्ट लेवल पेज टेबल होगा उसमें एक्चुअल आपका डाटा मौजूद होगा। और लास्ट पॉइंट देखो, लेवल 1 कंटेन्स, लेवल 1 जो शुरू में था, अ सिंगल पेज टेबल, हमने देखा था कि सिंगल पेज टेबल था सिर्फ, एंड द एड्रेस ऑफ दैट पेज टेबल, और इस सिंगल पेज टेबल का जो पहला पेज टेबल है इसका एड्रेस एक अलग से एड्रेस में स्टोर करवाया जाएगा, सॉरी रजिस्टर में, और उस रजिस्टर का नाम होगा PTBR, पेज टेबल बेस रजिस्टर। तो प्रोसेस P1 के लिए जब भी आप सर्चिंग कर शुरू करोगे सबसे पहले आप आओगे PTBR के पास। PTBR से आपको इस मेन पेज का एड्रेस मिलेगा, इसको आप स्कैन करोगे, वहां से एक रिक्वायर्ड फ्रेम का एड्रेस मिलेगा, वहां जाओगे, वहां से फिर एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पे आप जाओगे, वहां से डाटा लेके आओगे। तो इस तरह से ये मल्टी लेवल पेजिंग काम करता है। एक मिनट दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। अभी पेजिंग वगैरह जितनी भी हमने पढ़ी है उसी से मिलता जुलता है, तो आपको लोगों को ज्यादा इसमें इंशाल्लाह परेशानी नहीं आएगी। तो हम देखते हैं क्या करना है हमने इसमें। बिल्कुल पहले की तरह हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि आज तक हमने ऐसा क्या पढ़ा है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में जो हमें वर्चुअल मेमोरी में हेल्पफुल साबित होगा, यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज हमारा क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के 2-3 तरीके, उसमें से एक डिमांड पेजिंग है। तो हम डिमांड पेजिंग को समझेंगे और समझेंगे कि प्योर पेजिंग से या प्री पेजिंग से कैसे डिफर करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिमांड पेजिंग जो है वो उसकी कंडीशन है कि पेज रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ता है। तो हम पेज रिप्लेसमेंट को समझेंगे कि पेज रिप्लेसमेंट है क्या। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोसेस के पेजेस को फ्रेम एलोकेट किए जाते हैं। और आखिर में हम कॉमन फिनोमिना है वर्चुअल मेमोरी के अंदर थ्रैशिंग। थ्रैशिंग को हम समझेंगे, थ्रैशिंग है क्या, उसको कंट्रोल करने के मेथड क्या है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग सेट मॉडल, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज है। चलें जी, हम देखते हैं हमारे पास आज तक क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखें जी, वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक, ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ही है। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ कि ये होती क्या है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। देखो अब हम कब से
कहे आ रहे थे कि यार बैकिंग स्टोर होती है, हार्ड डिस्क एक पोर्शन है जिसमें आपने प्रोसेस को सेव रखना होता है। अब आपको समझ आएगा ये इतनी जगह जो है ना हार्ड डिस्क में से कहाँ पे गायब हुई होती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके रैम का साइज है लेट से 32 GB, जैसे अभी मेरे कंप्यूटर की रैम का साइज है। अभी मैं आपको क्लास लेने से पहले गेम खेल रहा था मैं, उसका तकरीबन साइज था इंस्टॉल होने के बाद जो रैम में ऑक्यूपाई करती थी वो 63 GB के आसपास तकरीबन। इतनी बड़ी मतलब वो प्रोसेस है इतना बड़ा। देखो वो होता क्या है। अब देखो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक गेम के अंदर ना 10 लेवल हैं, 1 से लेके 10 तक। तो क्या आप 10 के 10 लेवल एक वक्त में खेल रहे होते हो? राउंड कह लो या इस तरह कोई मिशन कह लो, 10 मिशन है आपके पास, क्या 10 के 10 मिशन आप इकट्ठे खेल रहे होते हो? नहीं सर। नहीं सर, वन टाइम। नो सर। एक वक्त में आप एक मखसूस पोर्शन जो है सिर्फ किसी भी प्रोग्राम का, गेम का, प्रोसेस का एक्सेस कर रहे होते हो। तो वही जैसे आप मैं लेवल 1 पे हूँ या स्टेज 1 पे हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेज 1 को कोड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको रैम के अंदर लेके आओ, और बाकी का जो 1 से लेके 9 तक जो है ना, इसको आप इसी बैकिंग स्टोर पे रखो, ताकि जब नेक्स्ट स्टेज 2 शुरू हो तो फौरन से आप यहाँ उठा के इसको रैम में ले आओ और पहले वाले को रिमूव कर दो। तो ये जहाँ पे ये टेम्पररी तौर पे स्टे करता है, कल वैसे भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं बैकिंग स्टोर बोलते हैं, अब हम बैकिंग स्टोर को नया नाम दे रहे हैं कि यार ये मेमोरी का पोर्शन समझ लो कि ये रैम का पोर्शन ही है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोग्राम तो एक्चुअल में हमारा गेम ही रन कर रही है ना, तो उसमें से एक पोर्शन अभी करंटली रन कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा, तो उसको आपने एक कह लो कि किसी अलग पोर्शन में रख दिया है, और हम इस तरह मान के चल रहे हैं कि यार ये रैम का हिस्सा ही है। क्योंकि अभी हमने ये माना था कि जब तक कोई भी प्रोसेस रैम के अंदर नहीं आता वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन ये क्योंकि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको और उसका बाकी का है वो एक जगह पे मौजूद है, तो इसलिए हमने कहा कि यार ये भी इसी तरह समझो कि एक मेमोरी ही है, और इसलिए हम उसका नाम वर्चुअल रखा। वर्चुअल कहते हैं जो ऐसी चीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं कि यार ये तो इस तरह आपको समझो कि ये मेमोरी का हिस्सा ही है, प्राइमरी मेमोरी, लेकिन एक्चुअल में वो होती नहीं है। बस ये डिफरेंस है। अभी आप आगे पढ़ोगे आपको समझाना शुरू हो जाएगा यार ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोग्राम को हम डिवाइड करके, जो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि बेशक हमने डिवाइड भी कर दिया 30 पेजेस में, 30 के 30 पेजेस उठा के लाया जाए, तो अभी आप सर कह रहा है कि सिर्फ एक स्टेज उठा के लिया और बाकी जो है ना वो बैकिंग स्टोर के अंदर ही पड़ा रहे, तो कैसे पॉसिबल है? तो यही तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, और इसी को हम अप्लाई करते हैं इसी तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ जो करंटली रनिंग हमें किसी भी कोड की या पेज की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ वो उठा के लाया जाए। तो अब हम इसको पढ़ते हैं तो अब हम जी समझ आएगा कि ये क्या चीज है। तो वर्चुअल मेमोरी आपने देखो कभी भी ये नहीं कहना कि मेमोरी है, ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, ये बात आपने याद रखनी है। कभी आप ये कहो यार जो मेमोरी का पोर्शन है वो पोर्शन का नाम बैकिंग स्टोर है, कभी भी उसको वर्चुअल मेमोरी नहीं बोलना। वर्चुअल मेमोरी हमेशा याद रखना एक टेक्निक का नाम है। देखो वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कौन से प्रोसेस दैट आर नॉट इन मेन मेमोरी कंप्लीटली। ये आपको अलाउ करती है कि बेशक आपका पूरा प्रोसेस रैम के अंदर मौजूद नहीं है, फिर भी उसको जो है ना एग्जीक्यूट कर दो। तो ये तो हमारे आज तक जितना बड़ा नॉलेज था उस पर सवाल निशान है कि सर आप तो कहते थे कि पहले रैम में लाया जाए, तो अभी हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। इट अलाउ टू एग्जीक्यूट लार्जर प्रोसेस देन मेन मेमोरी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि 3 GB की मेरे पास गेम है और 32 GB मेरे पास रैम है, स्टिल मैं उसको एबल हूं के रन कर रहा हूं। तो यही बात उसने सेकंड पॉइंट बताया हुआ है कि ऐसे प्रोसेस जिसका साइज आपकी रैम से ज्यादा है, इस टेक्निक के थ्रू वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसेस द करंटली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ प्रोसेस इन मेन मेमोरी। जैसे अभी स्टेज 1 की बात में कर रहा था कि जो जो अभी करंटली जिस पे वर्क कर रहा है ना, सिर्फ वही पार्ट रैम के अंदर आएगा। द रिमेनिंग पार्ट्स प्लेस्ड ऑन द बैकिंग स्टोर, और बाकी जो 9 के 9 स्टेजेस हैं, बाकी पार्ट है वो आप बैकिंग स्टोर पे रखोगे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर आपके प्रोसेस का एक्चुअल पोर्शन, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर, वो काफी बड़ी हो सकती है, देन फिजिकल एड्रेस स्पेस जब वो प्रोसेस रैम में जगह घेरता है उससे ज्यादा। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। These parts are swapped into main memory as and when required, और जो पार्ट उसके बाद रिक्वायर होगा वो स्वैप इन हो जाएगा, जिसका काम खत्म होगा वो स्वैप आउट हो जाएगा। द बैकिंग स्टोर इज यूजुअली एन एरिया ऑफ द डिस्क, हार्ड डिस्क का एक एरिया है आउटसाइड ऑफ द फाइल सिस्टम, जो फाइल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। फाइल सिस्टम को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और लास्ट पॉइंट, वर्चुअल मेमोरी कैन बी इंप्लीमेंटेड वाया, दो तरीकों से आप वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। डिमांड पेजिंग, पेजिंग की एक वेरिएशन है डिमांड पेजिंग। इस तरह सेगमेंटेशन की एक पेजिंग है, वेरिएशन है डिमांड सेगमेंटेशन। अच्छा यार एक बात मैं बताना भूल गया पिछले में, कभी भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग या सेगमेंटेशन अकेली इंप्लीमेंट नहीं होती, दोनों को मिला के एक टेक्निक है जिसको आप बोलते हो पेज्ड सेगमेंटेशन
या सेगमेंटेड पेजिंग। इसके थ्रू जो है ना ये दोनों टेक्निक आपस में कह लो के इंप्लीमेंट होती है। अब होता क्या है इसमें, देखो जैसे नाम से जाहिर है पेज सेगमेंटेशन, पहले आप बनाओगे एक सेगमेंट वेरिएबल साइज का, उसके अंदर मजीद पेजिंग करोगे, इक्वल साइज की जो है ना पार्टीशन करोगे। लेट्स से कि इस पूरी सेगमेंटेशन का साइज था 10 MB, तो आपने इसके अंदर 2-2 MB के 5 पार्टीशन बना दी, और उसके अंदर फिर जो है ना इसी तरह प्रोसेस को भी आपने 5 प्रोसेस की लॉजिक लेटर स्पेस को भी डिवाइड करना है, उसके अंदर भी इस तरह करके करनी है। तो मैंने भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, अगर कोई पूछ लेता तो आपको पता हो, क्योंकि देखो आपने पढ़ा था पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और सेगमेंटेशन में जो है ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। तो आप कहोगे सर मसला तो फिर वहीं का वहीं रहा, सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व भी होगा कि दोनों को इकट्ठा कर दो, पेजिंग से आने वाली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो थी उसको सेगमेंटेशन के थ्रू खत्म कर दो, और सेगमेंटेशन से आने वाली जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी उसको पेजिंग के थ्रू खत्म कर दो। अच्छा, तो हम देखते हैं डिमांड पेजिंग क्या है। अभी हमने पढ़ा कि वर्चुअल मेमोरी को 2 तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। हमारे पोर्शन का पीपीएससी या पीएमएस के सिलेबस के मुताबिक डिमांड पेजिंग हिस्सा है, तो हम डिमांड पेजिंग को देखते हैं क्या है। पेजिंग के पार्ट है, प्री पेजिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्री पेजिंग में बता चुका हूँ क्या थी, कि पहले ही तमाम के तमाम पेजेस आपको लाने पड़ते थे, यानी कि जितने भी पार्ट पेजेस में आपने डिवाइड किया है एक प्रोसेसर को, वो सारे के सारे आप रैम में लेके आओगे, तब एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। लेकिन डिमांड पेजिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या कहती है, देखो डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है, याद रखना है। तो वही यही बात लिखी हुई है, वर्चुअल मेमोरी सेज only a part of process needs to be present in the memory, हम पहले पढ़ चुके हैं, which means that only a few pages will only be present in main memory at any time। कैसे? लेट्स से कि स्टेज 1 था, स्टेज 1 का जो कोड था ना उसको 4 पेजेस में डिवाइड किया गया था, तो सिर्फ अगर 4 पेजेस एक वक्त में मेरे रैम के अंदर आ गए ना, मेरा स्टेज 1 चल जाएगा। ये बात इसने लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ चंद पेजेस ऐसे होंगे जो आपको रैम में लाने पड़ेंगे और आप एग्जीक्यूशन जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन मसले क्या है इसमें, देखो हाउएवर डिसाइडिंग व्हिच पेजेस नीड टू बी केप्ट इन मेन मेमोरी, ये प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले की बात हो रही है। यानी कि अभी मैंने कहा कि यार ऐसी टेक्निक में लाया हूं कि सिर्फ 4-5 पेजेस आप रैम के अंदर डालो और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। उसने कहा जी ठीक है, ये लो जी पहले 5 पेजेस हैं, ये मैंने रैम के अंदर डाल दिए, किसी भी प्रोसेस के आप स्टार्ट कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? देखो वो कह रहा है कि आप, मुझे नहीं पता कि जब मेरा गेम स्टार्ट होगी, प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसको कौन सा पेज जो है ना वो रिक्वायर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सर हमेशा स्टेज 1 से स्टार्ट होगा, तो स्टेज 1 वाले पेजेस ले आओ। अब एक बंदा है जिसने सेव की हुई है अपनी प्रोग्रेस, और जब वो ऑन करेगा तो लोडिंग के बाद उसकी स्टेज 3 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मुझे स्टेज 3 के पेजेस चाहिए। इस तरह कोई और बंदा है उसमें स्टेज 10 पे पहुंचा हुआ है, तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए मुझे स्टेज 10 के पेजेस चाहिए। तो मैं ये पहले ही डिसाइड नहीं कर सकता कि जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, उसको कौन से पेजेस रिक्वायर होंगे। तो ये मुझे पता चल गया कि यार ये जो फैसला जो है ना वो रन टाइम पे होगा, तो मैं इस फैसले को रन टाइम तक डिले करता हूँ। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि आप पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही आपको कौन कौन से पेजेस दरकार होंगे, तो इसलिए आप इसको फैसले को डेफर कर दो। अच्छा, therefore to overcome this problem, इस प्रॉब्लम को काबू पाने के लिए there is a concept called demand paging, डिमांड पेजिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो क्या कहती है? It suggests keeping all pages of the frames in the secondary memory until they are required। वो कहती है कोई भी पेज, इवन कि एक पेज भी आप रैम के अंदर ना लेके आओ। अभी मैं समझाता हूं कैसे। In other words, it says that do not load any page in the main memory until it is required। कि जब तक आप किसी पेज को मेमोरी के अंदर लोड ना करो जब तक उसकी डिमांड ना की जाए, और यहां से इसका नाम निकला है डिमांड पेजिंग। Whenever any page is referred, जब किसी पेज को रेफर किया जाता है कि उसके अंदर पड़ी हुई इंस्ट्रक्शन या डाटा मुझे चाहिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, इन द मेन मेमोरी के वो मेन मेमोरी में लाया जाए, देन द पेज विल बी फाउंड इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो जाहिर है रैम में तो नहीं है, वो हमने कोई भी पेज नहीं डाला, उस मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में है, तो मैं सेकेंडरी मेमोरी में जाऊंगा और वहां से उस पेज को लेके आऊंगा। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। अभी आप यहाँ पे देख लो, देखो मैंने कहा है कि लेट्स से ये गेम पड़ी है GTA, इसको मैंने लोड करना है, तो रैम में ये रैम का पोर्शन है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो हमें पता है कि डबल क्लिक होती क्या होता है, रैम को 3 पोर्शन में डिवाइड हुई होती है। डाटा सेक्शन होता है, स्टैक सेक्शन होता है, स्टैक सबसे ऊपर होता है लेकिन मेरी आदत है कि मैं बीच में बनाता हूँ, और उसके बाद हीप सेक्शन होता है। तो जैसे आप किसी भी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हो ना, सबसे पहले जो कोड होता है, जितना भी कोड होगा वो सब का सब उठ के डाटा सेक्शन में आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन लगा देता हूँ कि इसका डाटा सेक्शन में कोड आ गया। अब उसने पहली लाइन एग्जीक्यूट की, इस पे लिखा हुआ था कि लेट्स से
क्लास बनी हुई थी कोई बाइक की, वो कहता है कि बाइक क्लास का B1 ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपने कहा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन नंबर मौजूद है लेट्स से कि 644 नंबर पे, और आपने इसको वर्चुअल या एड्रेस मिल गया, कन्वर्ट किया, आपको पता चला ये पेज नंबर 33 में मौजूद है और उसके अंदर ऑफसेट है लेट्स से 46। मैं रैंडम नंबर मांग रहा हूँ कि ये जो बाइक वाला ऑब्जेक्ट या कोड है ना, ये पेज नंबर 33 पे मौजूद है और उसके आगे भी 46 नंबर वाली लाइन कह लो कि वहां मौजूद है। मैं जाऊंगा देखो पेज टेबल के पास, पेज टेबल के पास में मैं क्या यार मुझे बताओ कि 33 पेज कहाँ पड़ा है। वो कहेगा भाई 33 छोड़ो, मेरे पास तो अभी कोई पेज भी नहीं है आपके प्रोसेस का। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, लेके आओ, अभी ये तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेज कैसे लेके आते हैं। अगर नहीं है तो हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे जाके जो है ना देखो, नहीं मिलेगा तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप जनरेट करके दूंगा कि मुझे ये पेज चाहिए 33 नंबर वाला। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा थोड़ी देर वेट करो, यानी कि वो कहेगा कि अभी आप कोई काम ना करो, सीपीयू जो है इतनी देर में फ्री बैठेगा, ये इस टाइम का थोड़ा सा है कह लो कि ओवरहेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा रैम के अंदर, सॉरी हार्ड डिस्क के अंदर, और हार्ड डिस्क के भी बैकिंग स्टोर में पेजेस में डिवाइड हुआ पड़ा हुआ है सारा प्रोसेस। 33 नंबर पेज जो है वहां से पिक करेगा, उसको लेके आएगा रैम के अंदर, रैम के अंदर लाके ट्रैप जहां से आई थी जनरेट हुई थी उसको बताएगा कि रैम के अंदर आ चुका है। तो ये अब रैम के अंदर जाके यहाँ से इस पेज पे जो भी 46 नंबर की इंस्ट्रक्शन थी रीड करेगा, वापस आते हुए इस पेज टेबल को अपडेट कर देगा कि अब इस पे 33 नंबर जो है लेट्स से फ्रेम नंबर 4 में मौजूद है, और ये इंस्ट्रक्शन लेके ये सीपीयू को दे देगा कि ये लॉप एग्जीक्यूट करो। समझाइए सारी कहानी की कैसी हुई है। जी सर समझ आइए। ठीक है, यही बस यही बात है और कुछ भी नहीं, इसमें पेजिंग ही है बस। पेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि कोई भी पेज आपने शुरू में लेके नहीं आना। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा पेज फॉल्ट क्या होता है। अब जैसे जैसे मैंने 33 नंबर पेज मांगा था तो वो मेरे साथ पास रैम मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं था, तो इसको मैं बोलता हूँ पेज फॉल्ट। फॉल्ट कहते हैं गलती हो गई है, जो इस तरह का मसला, उस हिसाब लगा लो कि अगर कोई पेज सीपीयू ने आपसे मांगा है और वो आप पेज टेबल में गए हो, तो आप जाके पता चला है कि ये तो अभी रैम के अंदर मौजूद ही नहीं है, किसी भी फ्रेम में मौजूद नहीं है, तो इस टर्म को बोला जाता है ये पेज फॉल्ट हो गया। तो अब हम देख लेते क्या है। इफ द रेफर्ड पेज जैसे अभी 33 नंबर मांगा गया था, आप जहन में लेके चलो, मैं यहाँ पे 33 लिख भी देता हूँ, रेफर्ड पेज नंबर 33। इफ अ रेफर्ड पेज इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, आप पेज टेबल में गए लेकिन आपको पता चला कि ये नहीं मौजूद मेन मेमोरी के अंदर, देन देयर विल बी अ मिस। जाहिर बात है मिस हुई है, नहीं मिला तो हमने कल भी देखा था कि मिस हुआ है। एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड पेज मिस। इसको आप पेज मिस भी बोल सकते हो और पेज फॉल्ट या पेज फॉल्ट भी बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट है कि पेज फॉल्ट क्या है। जब जिस भी पेज को रेफर किया गया है अगर तो वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है तो आप बोलते हो पेज फॉल्ट या पेज मिस, और अगर वो रैम के अंदर मौजूद है फिर हम इसको बोलते हैं पेज हिट। अच्छा अब क्या करेगा जब पेज फॉल्ट हो गया। द सीपीयू हैज टू एक्सेस द मिस्ड पेज। 33 नंबर उसको लाना पड़ेगा कहां से, सेकेंडरी मेमोरी से, फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा इफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज वेरी हाई, अब बार बार शुरू में तो ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हाई होंगे, कोई भी पेज जो नहीं आया, अभी उसको 33 नंबर चाहिए था वो नहीं मिला, वो लेके आया। नेक्स्ट उसको 41 चाहिए, जाहिर है वो भी नहीं होगा, वो भी लेके आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि अगर पेज फॉल्ट बहुत हाई हो जाता है तो क्या होता है, then the effective access time of the system will become very high। अब effective system time क्या है, थोड़ा सब्र कर लो, आपको मैं समझाता हूँ ये क्या चीज। अच्छा लेजी स्वैपर, ये एक टर्म है जो पेज फॉल्ट से या डिमांड पेजिंग से मुतालिक यूज की जाती है। देखो आज से पहले हम स्वैपिंग में क्या पढ़ते थे कि पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है ना स्वैप आउट कर दिया और फिर जब जरूरत पड़ी तो पूरे पूरे प्रोसेस को स्वैप इन कर दिया। लेकिन डिमांड पेजिंग में क्या होगा या पेजिंग में क्या होता है, सिर्फ एक पेज को आप स्वैप आउट करते हो और जब जरूरत पड़ती है किसी और पेज को आप स्वैप इन कर लेते हो। तो इसी से रिलेटेड जो आपने याद रखना है कि स्वैपर जो था ना अब उसका नाम पेजर हो गया। स्वैपर ये दूसरा मतलब आप कह सकते हो पूरे प्रोसेस को स्वैप आउट और स्वैप इन करता है, जबकि जो पेजर जो है वो सिंगल पेज को स्वैप आउट या स्वैप इन करेगा। और जो स्वैपर की टर्म डिमांड पेजिंग में यूज होती है उसको पेजर तो बोलते बोलते हैं, उसको लेजी स्वैपर भी कहते हैं। लेजी क्यों है, सुस्त है। सुस्त से क्या मुराद है, नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड। तो बजाय से पूरा प्रोसेस लोड करके आराम से बैठ जाता था स्वैपर कि अब पूरा प्रोसेस आ गया, जहां भी जरूरत पड़ेगी इसके अंदर कोड होगा। जो पेजर है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, वो पेज बाय पेज लाता है और जब तक नहीं लाता जब तक उसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो सुस्त है, काम चोर है,
इकट्ठे सारे पेजेस नहीं लेके आया। इस टर्म में आपने याद रख लेना कि लेजी स्वैपर क्या है। स्वैपर वही बात आ गई, दैट डील विद द स्वैपर पेजेस। तो पेज फॉल्ट की समझ आई है क्या है? जी सर। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी है। इस इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा क्लियरली लिखा गया है। शो हो रही है स्क्रीन? जी सर। नो सर, ठीक है, नहीं हो रही, प्रीवियस आ रही। अच्छा एक मिनट में करता हूँ। आज किसी ने ये नहीं कहना कि बस करें, आज हमने इसको खत्म करना है। होगी सर। ठीक है, देखो जी, वही चीज जो मैंने पहले समझाई थी वही चीज है, थोड़ी सी अब इलस्ट्रेशन की मदद से समझ लेते हैं। सीपीयू ने कहा जी मुझे लोड एम, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, ये चाहिए। जाहिर से कोई एड्रेस होगा, वो हम अभी नहीं देखते, वो हम पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा पेज टेबल में। मुझे यहाँ से दो चीजें मिल चुकी होंगी, एक पेज टेबल और एक पेज ऑफसेट। वो बस हम इस कहानी को नहीं देखते। हम गए पेज टेबल में। तो पेज टेबल में मैंने देखा कि यार जो पेज नंबर यहाँ पे मुझे बताया गया कि इसके अंदर ये लोड एम इंस्ट्रक्शन मौजूद है, क्या वो रैम के अंदर मौजूद है? अगर है तो मुझे बताओ कि वो कौन से फ्रेम में है। तो पेज टेबल ने कहा कि मेरे अंदर वो नहीं है। तो देखो क्या होगा इससे। अब मैं जाऊंगा ट्रैप जनरेट करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाऊंगा। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि मुझे फलां पेज, लेट्स से मैं कह लेता हूँ कि पेज P1 है, कि पेज P1 की जरूरत है और वो रैम के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप ला के दो। सीपीयू कहेगा ठीक है मैं जाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क के अंदर गया, हार्ड डिस्क का स्पेसिफिक पोर्शन जिसको आप बैकिंग स्टोर बोलते हो या BS में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो बैकिंग स्टोर में गया। जाहिर है वहां पे तो वो पेज मौजूद था। वो उस पेज को उठा के लाया रैम के अंदर, कि कोई फ्री फ्रेम उसने ढूंढा और वहां पे उसने पुट करवा दिया। अगेन वो पेज टेबल में आया, पेज टेबल में उसने इंटर कर दिया कि अब ये पेज रैम के अंदर फलां फ्रेम के अंदर मौजूद है। और यहाँ से फिर ये सिस्टम जो है ना, इस फ्रेम के अंदर जो भी रिक्वायर्ड थी वो रीड कर लेगा, तो हमने पहले ही पढ़ा है, और उसके बाद दोबारा से वो सीपीयू अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर लेगा। उस तरह से सारा काम चलता है। ये पेज फॉल्ट का केस है। देखो उसने जो पेज मांगा था वो नहीं मिला, तभी हम सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गए और वापस आए। जी थोड़ा सा पेज फॉल्ट के मतलब चीजें लिखी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम इन मेमोरी, अब क्या है कि पेज फॉल्ट हो गया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने ट्रैप कर दिया कि आप मुझे फलां पेज ला के दो। ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया, हार्ड डिस्क से पेज उठा भी लाया, लेकिन जैसे ही वो रैम में आया उसने देखा रैम के सारे फ्रेम जो है फिल है। अब जाहिर उसने पुट तो करवाना है कहीं ना कहीं पे फ्रेम, क्योंकि उसकी करंटली जरूरत है। तो उस सूरत में हम क्या होगा, देखो वो कह रहा है कि इफ देयर आर नो फ्री फ्रेम्स इन मेमोरी, अगर कोई फ्री फ्रेम है ही नहीं मेमोरी में और आपने लाजमी तौर पर पुट करवाना, तो क्या करोगे? देन अ पेज ऑफ सम एक्टिव प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी मस्ट बी एविक्टेड। कि आपके पास और कोई चारा नहीं है कि कोई ना कोई पेज किसी भी प्रोसेस का, बेशक वो यूज भी हो रहा है, उसको वहां से रिमूव करो और इस पेज को जो आप करंटली रिक्वायर है इसको इंसर्ट करो। इफ देयर इज अ रेफरेंस टू अ पेज, ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रेफरेंस में पेज फॉल्ट हो गई होगा और सेकंड रेफरेंस में हो सकता है कि पेज फॉल्ट हो या ना। ये सारी चीजें वही चीजें लिखी हुई है घुमा फिरा के बार बार। अच्छा ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। अच्छा एक वैलिड और इनवैलिड बिट भी होती है। अब क्या है कि लेट्स से कि पहले पेज P1 जो है ना मुझे जरूरत पड़ी और वो रैम के अंदर मौजूद नहीं था, मैं हार्ड डिस्क से उठा के ले आया और जैसे ही पेज टेबल में मैं आया मैंने कहा जी पेज जो है P1 वो फ्रेम F1 में आ गया। आज तक हमने सिर्फ यही चीज पढ़ी थी कि पेज टेबल में ये दो चीजें होती हैं, लेकिन अब हम पेज टेबल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर दो तीन और नई फील्ड भी होती हैं, अभी हम सिर्फ एक की बात करते हैं, वैलिड इनवैलिड। देखो अभी ये फ्रेम सॉरी पेज जो है फ्रेम किसी भी ना किसी फ्रेम में मौजूद है, तो उसको मैं कह दूंगा ये वैलिड है। अच्छा कुछ देर के बाद जैसे अभी मैंने बताया था कोई और नया पेज इंसर्ट करना पड़ गया है, जगह नहीं मिल रही, तो लेट्स से कि ये पेज जो है ना हमने रैम से रिमूव कर दिया, तो इसकी जो वैलिड बिट है ना इसको मैं इनवैलिड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्यों जरूरी है? देखो अगर स्टिल ये इसी तरह एंट्री रही तो ये पेज अब दोबारा चला गया है, इसका कैसे पता चलेगा कि चला गया कि रैम के अंदर मौजूद है? मुझे इस बिट को देख के पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा ही नहीं था ना कि हमने पेजेस को रिमूव भी करना है। हम यही कहते थे कि सारे के सारे पेजेस लेके आओ और अगर रिमूव करना है तो सारे के सारे रिमूव करो। अब हम सिंगल पेज पे आ गए,
वो कहते हैं कि देखो पेज आप लेके आ गए, फ्रेम भी आपने एलोकेट कर दिया, कुछ देर के बाद आपने रिमूव कर दिया, तो पेज टेबल में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि भाई पहले ये पेज था अब नहीं है। तो इसलिए हमने एक नई फील्ड की हमें जरूरत पड़ी, वैलिड इनवैलिड बिट। तो वैलिड बिट बताती है कि करंटली ये पेज रैम के अंदर मौजूद है, और अगर यहाँ पे वैल्यू हुई है आई यानी कि इनवैलिड, वो बताती है कि पहले कभी मौजूद था ये पेज इस फ्रेम के अंदर, अब नहीं है। समझ आ गई इस कंसेप्ट की कि वैलिड इनवैलिड बिट क्या करती है? सर इस पे एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर, ये जो पेज टेबल है ये भी किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, तो जी पेज बिल्कुल। टेबल के जिस पोर्शन में ये वाला पेज टेबल और उसका फ्रेम नंबर मौजूद है, जब उसको हम स्वैप आउट करते हैं तो बजाय इसके जी कि जी। उसके साथ एक और बिट ऐड करके इनवैलिड करें, उसको रिमूव करके उसके ऊपर ही नया पेज टेबल और नया फ्रेम नंबर क्यों नहीं डाल देते? अच्छा, नया पेज टेबल सारी एंट्रीज आप नहीं बनाओगे, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ सिंगल एक नहीं वैल्यू चेंज करो तो? हाँ। नहीं नहीं सर, पेज टेबल नहीं, वो जो पेज है हम्म। और उसका फ्रेम है वो कंप्लीट रेफरेंस इसके अंदर क्यों नहीं डाल देते अच्छा इनवैलिड देखो करने की अभी, बजाय? जब इस ठीक है, देखो अभी हमने पढ़े थे कुछ चीजें होती हैं, एब्सोल्यूट कोड आपने जनरेट किया होता है कि लेट्स से अगर आपने कोई एक सा प्रोग्राम है जिसका एब्सोल्यूट कोड जनरेट हुआ है, वो आपने स्वैप आउट किया है और हार्ड डिस्क में ले आए हो, जब आप अगेन उसको स्वैप इन करोगे तो आपको उसी एड्रेस पे लेके जाना पड़ेगा जहां से आपने रिमूव किया था। तो अगर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, और अगर आपने मैंने वो रिमूव ही कर दिया कि पहले पेज नंबर 4 जो था वो फ्रेम नंबर 2 में मौजूद था, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने उसको दोबारा कहाँ लेके जाना है? ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा, इसी से बिल्कुल वर्चुअल मेमोरी से मिलता जुलता कंसेप्ट है ओवरलेज का। अब यूज नहीं होता, पुराने दौरों में जब तक हमारे पास इतने एडवांस सिस्टम नहीं हुए थे कि हम वर्चुअल मेमोरी को यूज कर लें, ओवरले यूज होती थी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट था, आप ऐसा प्रोग्राम रन कर सकते थे जिसका साइज आपकी रैम से ज्यादा था। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ओवरलेज का, आप लोगों ने सर्च करना है, ये आप लोगों की आज की पहली असाइनमेंट है, ओवरलेज क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में तो आई हुई है, इंटरव्यू में भी आई हुई है, ओवरलेज लाजमी तौर पर देखना है इसमें क्या है। अच्छा, अभी हमने इनवैलिड और वैलिड बिट देखी है, अब हम एक और बिट देखने लगे हैं जो हम पेज टेबल में लगाएंगे, और उसका हम फायदा देखेंगे कि हमें कितना फायदा होता है। देखो उसको हम बोलते हैं डर्टी बिट या मॉडिफाई बिट। अब इसको तरीका कार को समझ लेना है कि ये है क्या, फिर आपको ये सारी सिनेरियो समझ आ जाएगा। लेट्स से कि ये पेज है, लेट्स से कि ये पेज है P1, इसके अंदर एक वैल्यू थी x की 10, ये मैं रैम में लेके आया, सीपीयू ने कोई एग्जीक्यूशन की और इसकी वैल्यू 10 से चेंज होके होगी 20। तो जैसे मैं इसको स्वैप आउट करूंगा, मैं इसको रैम हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव करवा दूंगा। देखो जब हम किसी भी पेज को हार्ड डिस्क से उठा के लाते हैं तो हम कॉपी करते हैं, कट नहीं करते, ये बात आपने याद रखना है। ये तो नहीं है कि आपने जीटीए को डबल क्लिक किया और उसके बाद जीटीए का आइकन गायब हो गया हो, सिर्फ रैम के अंदर आ गया हो, नहीं ऐसा नहीं होता। जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल फाइल है या कोड है, वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टिल मौजूद रहता है, कॉपी होके वो रैम के अंदर आ जाता है। तो देखो अभी वैल्यू इसकी चेंज भी हुई थी, तो मुझे जरूरी था कि इसकी वैल्यू चेंज हुई है तो मैं इसको जाके सेव करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अगर यही पेज दोबारा से मांगा जाए तो एक्स की प्रीवियस वैल्यू ना मिले, जो नई अपडेट हो चुकी है वो मिले। अच्छा, मैं दूसरा सिनेरियो मांगता हूं कि एक ये पेज आया था रैम के अंदर, प्रोसेस या सीपीयू ने सिर्फ इसको रीड किया है, एक्स की वैल्यू 10 थी, कोई चेंज नहीं हुई, वाई था उसकी वैल्यू 20 थी, लेट से वो भी सेम रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे ये प्रोसेस या पेज स्वैप आउट हुआ है, तो मैं अगेन जाऊंगा हार्ड डिस्क के अंदर और जाके इसको अगेन से राइट करूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना कोई मांगे तो उसको अपडेटेड वैल्यू मिले। लेकिन देखो इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, पहले सिनेरियो में तो कोई वैल्यू चेंज हुई हुई थी तो लाजमी तौर पे राइट किया तो मेरा फायदा हो गया। अब सेकंड सिनेरियो में मैंने देखा कोई चेंज हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं स्वैप आउट करूंगा मैं उसको हार्ड डिस्क के अंदर जाके राइट कर रहा हूँ, और हार्ड डिस्क के अंदर राइट करने का टाइम काफी ज्यादा होता है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम आगे आप थोड़ा चलो पता चल जाएगा। मैं चाहता था कि यार जब देखो कोई इसमें चेंजेस हुई नहीं है और हार्ड डिस्क के अंदर ऑलरेडी वो प्रोसेस का पेज मौजूद है, तो मैं इसको राइट क्यों करूं? क्या मुझे राइट करना चाहिए जब उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, नो सर। बस यही चीज जो है, इसी चीज से बचने के लिए जो है ना, मैंने अपने पेज टेबल के अंदर एक नई फील्ड मुतारिफ करवाई जिसको मैं मॉडिफाई बिट बोलता हूँ या डर्टी बिट भी बोलता हूँ। अब क्या है कि लेटर से देखो, ये प्रोसेस P1 का कोई पेज P1 है, वो रैम के अंदर आ गया,
अच्छा, अगर तो इस आने के दौरान और स्वैप आउट होने से पहले इसमें कोई भी चेंजेस हुई है तो इसकी मॉडिफाई या डर्टी बिट की वैल्यू को मैं कर दूंगा 1, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई तो इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा 0, यानी कि वही रही जो आई थी। तो जब मैं इसको स्वैप आउट करूंगा तो मैं इस वैल्यू को चेक करूंगा कि ये वैल्यू 1 है या 0 है। अगर तो 1 है तो उसका मतलब है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको रीड किया था उसके बाद इसमें कोई ना कोई चेंजेस हुई है, और चेंजेस हुई है तो इसका मतलब है मुझे इसको दोबारा से राइट करवाना पड़ेगा रैम सॉरी हार्ड डिस्क के अंदर, ताकि नई वैल्यू अपडेटेड वैल्यू उसको मिले जो भी बाद में एक्सेस करे। और अगर तो ये वैल्यू है 0 तो उसका मतलब है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जब से ये आई है वैसे का वैसे पड़ा है, रीड ही हुआ है, सिर्फ राइट नहीं हुआ। तो इस सूरत में मुझे राइट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल स्वैप आउट करने से पहले इसको डिस्कार्ड कर दूं। समझ आ गया डर्टी बिट मॉडिफाई बिट क्या करती है? इशू है कोई मॉडिफाई बिट में? नहीं नहीं सर, नहीं है। बोल दिया करो यार। अच्छा, आगे अब देखते हैं पेज रिप्लेसमेंट क्या है। अब काम आसान शुरू हो गया हमारे। हमने देखा था कि आप जब हम पेज लेके आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि मेमोरी में फ्रेम्स है ही नहीं, ऑलरेडी सारे के सारे फिल हैं, तो हमने क्या कहा था कि हमने कहा था यार किसी ना किसी पेज को आप वहां से रिमूव करो और जो नया पेज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उसको इंसर्ट करो। तो इसी को हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब पेज रिप्लेसमेंट कैसे होगा? ये तो नहीं आप किसी भी प्रोसेस से रिमूव कर दो, उसके कुछ ना कुछ हमारे पास क्राइटेरियाज हैं कि कौन से पेज का कौन सा प्रोसेस सॉरी कौन से प्रोसेस कौन सा पेज आपने रिमूव करना है। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, इसी को हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज हमने रिमूव करना है, और इस तरह करना होता है ताकि जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो पेज फॉल्ट है ना उसकी रेशो कम से कम रहे। ये ना हो कि अभी मैंने एक पेज को रिमूव किया है और वेरी नेक्स्ट टाइम उसी पेज को दोबारा मांग लिया गया, तो आप तो देखो मुझे एक के बदले में 2 पेज फॉल्ट पड़ गए। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं ऐसा पेज ढूंढूं जो काफी देर तक जो है ना अगेन जो रिक्वायर नहीं होगा। अब आगे फौरन से मांग लिया गया फिर तो मेरा 2 पेज फॉल्ट हो गया ना, मुझे तो इजाफी काम करना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश होती है मैं रिप्लेसमेंट के लिए ऐसा पेज ढूंढूं जो काफी देर तक मुझसे रिक्वायर नहीं किया जाएगा, ताकि पेज फॉल्ट अगर भी हो तो काफी देर के बाद हो। तो ये कुछ मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं जो इसके काम करते हैं इस पे, उनको हम बारी बारी देखते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। चलो जी देखें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है। उनका पहले तो क्राइटेरिया देखो क्या है, वांट लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट। अभी मैंने बता दिया कि हो सकता है कि पेज फॉल्ट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने ऐसे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करना है जिससे पेज फॉल्ट रेट हमारे पास कम से कम हो। एवेलुएट एल्गोरिदम बाय रन ऑन अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंस। क्या होगा कि हम कैसे एवेलुएट करेंगे कि कौन सा रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। जैसे हमने पहले सीपीयू के बारे में किया था, एक रेफरेंस स्ट्रिंग होगी हमारे पास, उस पर हम रन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे पास जो है एल्गोरिदम ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। अब देखो इसमें बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई आपसे पूछ लेना कि यार कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, बिल्कुल इसमें और या सीपीयू स्केजुलिंग में भी कोई पूछ ले तो आपने कभी ये नहीं कहना कि सर ऑप्टिमल बेस्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ट है, ये या प्रायोरिटी बेस्ट है। ये टोटली बेस करता है आपके करंट सिनेरियो पे। सीपीयू इसको डायनामिकली सिलेक्ट करता है कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो में मेरे पास कौन सा स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है ना वो वर्क करेगा। हर किसी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ठीक है ये बेस्ट है, अगर ये बेस्ट है तो बाकी क्यों स्टिल यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हम इस चीज को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये बेस्ट है यार ये नहीं है। तो ये इसको हम आगे देखते हैं क्या कि कौन कौन से एल्गोरिदम। तो पहले जो हमारे पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम, ये बहुत कॉमन है, एफसीएफएस के नाम से भी हमने ये सीपीयू स्केजुलिंग में पढ़ा था, और बिल्कुल यही उसका एक वेरिएंट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देख लेते हैं क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सबसे सिंपल जो है जिसकी इंप्लीमेंटेशन है वो ये फीफो की है। क्या होता है इन दिस एल्गोरिदम, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पेजेस इन द मेमोरी इन अ क्यू। वो देखता है कि जो पहले पेज आ चुके हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ चुकी थी उन सब का रिकॉर्ड रखता है। कैसे रखता है अभी हम देख लेंगे। और जब भी रिप्लेसमेंट करनी होगी आपको तो जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होगा उसको रिमूव करोगे आप, यानी जो सबसे पहले आया होगा उसको रिमूव करोगे। देखते हैं कैसे। तो ये देखो आपको ऊपर एक रेफरेंस स्ट्रिंग नजर आ रही होगी, ये उस पेजेस के नंबर है, यानी कि पेज नंबर 7 आया, फिर पेज नंबर 0 आया, फिर पेज नंबर 1 आया, इस तरह करके आप ले लो। और नीचे जो है ना मैंने मेमोरी के पोर्शन बनाए हुए 3-3 फ्रेम मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस प्रोसेस को दिए हुए 3 से ज्यादा फ्रेम नहीं दिए। तो 3 फ्रेम से मैंने देखना है कि ये कैसे पेज रिप्लेसमेंट वर्क करेगा। देखो अभी शुरू शुरू में मेरे पास तीनों के तीनों फ्रेम्स फ्री हैं, तो जो पेज आया लेट्स से 7 आया,
तो क्योंकि मेरे पास अभी फ्री है तो मैंने इसको पहला फ्रेम दे दिया। जहाँ पे इसको समझना है वहीं पे मुझे बीच में बोल देना है कि सर समझ नहीं आ रही, वहीं से बता दूं, क्योंकि एक दफा रन हो गया सारे का सारा, फिर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा मैंने कौन सा पेज किस वक्त ये इंसर्ट किया था। जहां समझना है फौरन मुझसे बोलना है। नेक्स्ट 0 आया तो मैंने देखा कि पहला तो मेरे पास फिल हो चुका है, तो दूसरा फ्री है तो मैंने दूसरे में इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास पेज नंबर आया 1, तो मैंने इसको तीसरे में कर दिया। अब देखो इस पेज के जितने भी जितने भी फ्रेम्स थे जो मैंने एलोकेट किए हुए थे स्पेसिफिक पेज के लिए, अब हो चुके हैं फिल। अब मसला बनेगा जब नया पेज आएगा। अब सीपीयू ने मुझे कहा है कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मुझे जरूरत है जो कि पेज नंबर 2 में मौजूद है, तो मैंने 2 नंबर पेज अब रैम के अंदर लेके आना। ये रैम के पोर्शन बने हुए 3 सारे, अब मैंने 2 नंबर लेके आना है। तो ये एल्गोरिथम कहता है कि आप उस पेज को रिमूव करके उसकी जगह 2 नंबर पेज लेके आओ जो सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले कौन से आया था मेरे पास? 7, 0 और 1 में से 7। 7, तो बस मैं 7 को रिमूव कर दूंगा, उसकी जगह मैं 2 ले आया, और 0 और 1 है वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो मेरे पास आया 0, तो 0 अब मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये पड़ा है, तो मुझे लाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आया 3। अब 3 देखो, 3 मैंने उससे रिप्लेस करना है जो सबसे ओल्डेस्ट पेज है। अब सबसे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है मेरे पास? 0 1 0 0 है, 1 0 क्यों से है? 0 है, यहां से देख जीरो लो बेशक आप, 0 है, तो 2 इसी तरह रहेगा। 0 की जगह ये नया पेज आ गया 3, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, और 1 वैसे ही रहा, ये 1 है लास्ट में जो है। अब नेक्स्ट सीपी ने मुझे कहा कि 0 नंबर पेज ला के दो। अब मैं किससे रिप्लेस करूंगा बताओ? सबसे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है? 1 से 1 से 1 से, बिल्कुल 1 से। नेक्स्ट मेरे पास है, वो कह रहा है 4 नंबर ला के दो। तो अब मेरे पास सबसे लोएस्ट ओल्डेस्ट पेज है 2, तो मैं 2 से रिप्लेस करूँ। ठीक है, 4 3 0। नेक्स्ट मेरे पास आया 2, तो अब मेरे पास सबसे ओल्डेस्ट है 3, 4 2 0। नेक्स्ट मेरे पास आया 3, अब मेरे पास सबसे ओल्डेस्ट है 0। ये बिल्कुल आसान सा है, आप नंबर वाइज भी देख सकते हो, 4 2 और 3। नेक्स्ट मेरे पास आया 0, अब मैं कौन सा रिप्लेस करूंगा बोलो? 3 4 नहीं, सर 4 4 सर मैंने 4 रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट मेरे पास आया 3 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद मेरे पास आया 2, तो 2 भी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आया 1, अब 1 मैंने रिप्लेस करना है। तो देखो अब 1 मेरा 2 से रिप्लेस होगा 2 से, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आया 2, अब मैंने रिमूव करना है 2, तो 2 रिप्लेस होगा 3 से। 0 1 और ये 2 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आया 0 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं लिखता नहीं हूँ, वैसे लिखना चाहिए आपको बारी बारी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, मैं नहीं लिख रहा। तो नेक्स्ट 1 आया, 1 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं नहीं लिख रहा। तो देखो अब मेरे पास नेक्स्ट आया 7, अब ओल्डेस्ट पेज मेरे पास है 0, तो अब मैं 0 से इसको रिप्लेस करूंगा, तो मैंने लिखा 0 की जगह 7 1 2। 1 2। नेक्स्ट मेरे पास आया 0, अब ओल्डेस्ट पेज मेरे पास है 1, तो मैं 1 से रिप्लेस करूंगा इसको, 7 0 और 2। और नेक्स्ट पेज पे आया मेरे पास 1, अब मैं इसको ओल्डेस्ट से रिप्लेस करूंगा, और ओल्डेस्ट पेज मेरे पास है 2 7 0 1। इस तरह से जो है ना ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काम करता है। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे ओल्डेस्ट पेज पहले पहले आपके पास होगा फ्रेम नंबर 1 में, उसको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ओल्डेस्ट पेज होगा आपके पास फ्रेम नंबर 2 में, उसको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट ओल्डेस्ट फ्रेम होगा आपके पास इसमें 3 में, इसको रिप्लेस कर देना। अगेन इस तरह, फिर पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। जब तक आप रन नहीं करोगे आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। एक दफे इसको रन कर लेना, तो इतना मुश्किल नहीं है, ये इजी से है, जैसे अभी साथ साथ आप लोगों ने करवाया दिया। आगे वाला थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम देख लेंगे। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, ये जो सॉल्व हुआ है वो मैंने नेक्स्ट कर भी दिया, ताकि जब अभी आप एक दफा खुद करें और उसके बाद जब आप रिजल्ट देखें तो आपको ये पता चल जाएगी। इसमें भी जो पेज फॉल्ट है सिर्फ मैंने वही रिप्रेजेंट किया है, बाकी मैंने उड़ा दिए। तो इसमें आप देख सकते हो कितने पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पेज फॉल्ट जो है ना इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सूरत में इनकाउंटर मुझे करने पड़े। अच्छा, इसमें एक फिनोमेना है बेलार्डिस अनोमली के नाम से।
अब वो होता क्या, पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। अब देखो ये सेम आपके पास जो है ना स्ट्रिंग है। तो पहले इसकी बेसिक लॉजिक सुन लो। हम कहते थे कि यार देखो, अगर एक पेज है ना, उसके आपने डिवाइड किए हुए हैं पेजेस 4 5 10 12 कुछ है, और आपने 3 फ्रेम उसको दिए हुए हैं, तो एक वक्त में वो 3 पेजेस ही अपने रैम के अंदर ला सकता है। तो वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो बार बार उसको जो है नया पेज पड़ेगा, जरूरत तो वो एक पेज को निकाल के नया पेज अपना रैम के अंदर लेके आएगा और उसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। तो हम ये समझते थे कि यार अगर हम पेज की फ्रेम की तादाद बढ़ा देना, यानी अगर मैंने उसको पहले 3 फ्रेम एलोकेट किए हुए थे कि आपने 3 फ्रेम के अंदर रह के ही अपना काम करना है, अगर मैं इसको लेट से 4 5 या 6 कर देता हूँ, तो जाहिर है वो एक वक्त में ज्यादा पेजेस अपने ला सकेगा फ्रेम के अंदर, उसको कम पेज फॉल्ट अकर करना पड़ेगा और वो ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यही समझते थे, लेकिन ऐसा सिनेरियो था नहीं। देखो कैसे, अभी ये स्ट्रिंग दी गई है, इसको आप जो है ना, पहले जो ऊपर वाली एग्जांपल है, 3 फ्रेम्स जो है ना मैंने इस प्रोसेस को एलोकेट किए हुए हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। देखो पहले 1 आया तो ये 1 यहाँ पे आ गया, 2 आया तो 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 3 आया तो 3 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट 4 आया तो जाहिर है 1 2 3 4, ये कौन सा पेज लगा हुआ है, कैसे किया हुआ है ये मुझे 2 3। अच्छा चलो जैसे भी है, इसको देखो, एक जो बीच में कोई चीज मिसिंग है यहाँ पे ना, नंबर को मिस है, इसको मैं देखता हूँ क्या नंबर मिस हो सकता है। 1 2 3 और उसके बाद 2 और 3 होगा 4। चलो मैं देखता हूँ, मैं इसको ठीक करके जो है ना बाद में पोस्ट कर दूंगा। चलो अब अभी एग्जांपल देख लेते हैं जैसे भी। तो मैंने पहले इसको 3 फ्रेम्स के साथ एलोकेट किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास टोटल पेज फॉल्ट आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेज फॉल्ट आए हैं स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे। अच्छा फिर मैंने क्या कहा कि इस पेज को मैंने 4 फ्रेम एलोकेट कर दिए कि एक वक्त में जो है ना आप 4 फ्रेम जो है यूज कर सकते हो रैम के अंदर। तो उसने अपने आप को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, और सारी स्ट्रिंग मैंने रन किया, मुझे पता चला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेज फॉल्ट आए। तो देखो ये अनयूजुअल सा बिहेवियर था, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक प्रोसेस को हमने ज्यादा फ्रेम दिए हुए हैं, उसको पेज फॉल्ट कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है, उसका जो है ना पेज फॉल्ट रेट वो इंक्रीज कर गया। तो ये जिस बंदे ने सबसे पहले बिहेवियर नोट किया था उसका नाम था बिलाडे, उसी के नाम से बिलाडे एनॉमली कहते हैं, जो अनयूजुअल बिहेवियर हो, खराबी हो, कोई बिगाड़ हो। तो इसी के नाम के साथ जो है ना इसको मंसूब कर दिया गया कि बिलाडे ने ये नोट किया था, ये एनॉमली है। क्या एनॉमली देख लेते हैं। An interesting effect that can occur with FIFO's Bilard's anomaly. FIFO जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, कौन सा, जिसको बिलाडीज अनोमली बोलते हैं। है क्या, इन विच इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स, अगर आप किसी एक प्रोसेस को नंबर ऑफ फ्रेम्स जो पहले एलोकेट किए हुए थे उसको इंक्रीज कर देते हो, कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, उससे उल्टा असर पड़ेगा, पेज फॉल्ट की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी बजाय कम होने की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज के हवाले से आ चुकी है, याद रखना है कि क्या है बिलाडीज अनोमली। फिर वो कहता है कि दिस फिनोमेना इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड इन फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिनमें एक फीफो के अलावा भी जिनमें ये फिनोमेना जो है वो देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड चांस एल्गोरिथम और रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सारे जो है ना, अच्छा आगे आ भी गए चीज। एनॉमली कैन नेवर अकर इन दोज एल्गोरिथम। एक ये हमारे पास 2 इंप्लीमेंटेशन है एल्गोरिथम की, एक काउंटर बेस्ड होती है और एक हमारे पास स्टैक बेस्ड होती है। अगर आप देखेंगे वो क्या है, वो कह रहा है कि ये जो एनॉमली है ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिप्लेस उसमें एल्गोरिथम्स में देखने को मिलती है जो कि काउंटर बेस्ड है। एनॉमली कैन नेवर अकर इन दोज एल्गोरिथम व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ स्टैक बेस्ड पेज एल्गोरिथम्स। अगर अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैक बेस्ड है तो उसमें ये बिलाडीज एनॉमली कभी भी नहीं आएगी। जो सेकंड हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो है काउंटर बेस्ड, उसमें ये पॉसिबल है कि बिलाडीज एनॉमली आ जाए। देखो हमेशा नहीं है, ये आएगी, आने के चांसेस हैं। ये वही चीज आ गई। ये सेकंड चांस एल्गोरिथम है, ये बिल्कुल फीफो की तरह ही काम करता है, लेकिन आप रिप्लेस करने से पहले उसको एक सेकंड चांस देते हो। ये देख लेना क्या चीज। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, जिसको आप ओपीटी या कहीं जगहों पे मिन भी लिखा हुआ देखते हो। तो ये याद रखना है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नामुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए या बाकी एल्गोरिथम्स को इसके साथ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट हमें जो है ना कह लो कि कम से कम पेज फॉल्ट रेशियो देता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसका नाम ही बता रहा है कि ऑप्टिमल है, लेकिन कभी भी
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता अभी आप आगे देखोगे। क्या करते हैं देखो, रिप्लेस पेज, ऐसे पेज को रिप्लेस करो अगर फ्रेम फिल हो गए हैं, दैट विल नॉट बी यूज्ड, जो कि यूज नहीं होगा फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आगे फ्यूचर में जो काफी देर तक यूज नहीं होगा। अब देखो ये कह रहा है कि आप 4 टैनिंग करो, यानी कि पेज गोई करो, कि कौन सा पेज जो है ना वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए आगे यूज नहीं होगा। देखो अब मुझे नहीं पता कौन सा यूज होगा, तो इसीलिए जो है ना इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना नामुमकिन है। अभी आप कहोगे सर अब हम तो देख सकते हैं, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे ना, हमें नजर आ रहा होगा हम देख लेंगे, लेकिन देखो हम देख सकते हैं ना, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वो नहीं बता सकता कि लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन सा आगे जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिथम, हाँ अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि सबसे लोएस्ट पेज फॉल्ट किस एल्गोरिथम में आता है, तो वो डेफिनेटली ऑप्टिमल है, इसका नाम ही बता रहा है कि ऑप्टिमल है। कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस, मैंने बता दिया है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फोर टेलिंग रिक्वायर है, फ्यूचर की पेश गोई करोगे आप। फिर क्यों यूज करते हैं? बेंचमार्क के तौर पे। देखो बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क आप एक स्टैंडर्ड बना लेते हो और फिर बाकी चीजों को उसके साथ कंपेयर करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ ना किलोग्राम, अब किलोग्राम क्या है आप पढ़ते होगे, वो पता नहीं किस जगह पे जाके किसी लैब में जो है ना एक कोई सलाख रखी है, पता नहीं क्या रखी है, उसका वजन जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जितना वजन है उसको 1 किलोग्राम मान लिया जाता है। तो ये हमने इस सलाख को स्टैंडर्ड बना लिया, ये जो भी रॉड रखा हुआ है, तो बाकियों को इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं बेंचमार्क बना लेना। यानी एक चीज को आप स्टैंडर्ड बना लो, बाकियों को उसके साथ कंपेयर करो। तो हम इसको स्टैंडर्ड बना लिए, बाकी तमाम एल्गोरिथम को उसके साथ कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना नहीं। मोस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट ऑप्ट बाय प्रेडिक्टिंग। अब ये इसका काम क्या है कि प्रेडिक्ट करता है ये। तो हमें पता चल गया कि यार कोई एल्गोरिथम हम ऐसा डेवलप करें ना जो प्रेडिक्ट करे, तो वो ऑप्टिमल के करीब हो सकता है। तो वही यही बात लिखी हुई है कि अक्सर एल्गोरिथम कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते हैं और वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट बनने की कोशिश करते हैं। बट पेज विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ये कर रहा था। अब हम आगे देखेंगे, को पढ़ेंगे जो प्रीवियस भी देखेगा वो प्रेडिक्ट करे। तो अब इसको देखते हैं, इसका काम करने का तरीका कैसा है हमारे पास। इसको थोड़ा सा गौर से देखना है, ये कंफ्यूजिंग है काफी। अगर ये आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट जो है वो आपको देखना है। तो देखो जी, अब इसका ये कहता है कि जब भी कोई पेज आप रिप्लेस करने लगोगे ना, तो आप आगे देखोगे फ्यूचर में और देखोगे कि यार इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हमारे पास 3 पेजेस जो है ना बैक वक्त मौजूद होंगे, कि इन तीनों में से कौन सा पेजेस जो है ना आगे जाके सबसे आखिर में आपको रिक्वायर होगा, तो उसी को आप रिप्लेस करोगे। कैसे अभी देखते हैं। जैसे कि पहले 7 आया, फ्री आया, मैंने इसको दे दिया। नेक्स्ट 0 आया तो 0 को दे दिया। नेक्स्ट 1 आया तो उसको भी दे दिया। तो जब तक फ्री थे तब तक कोई मसला नहीं था, मैं देता रहा। अब मेरे पास मसला आया है 2 आया है, अब मुझे कहता है कि 2 लेके आना है। तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 7, 0 और 1। अब मैंने ऐसा पेज ढूंढना है 7, 0 और 1 में से जो फ्यूचर में मुझे सबसे आखिर में रिक्वायर होगा। देखो पहला पेज है मेरे पास 0, यहाँ पे आ रहा है 0, तो 0 तो मुझे फौरी तौर पे इसके बाद रिक्वायर है। तो अगर मैं इसको तो रिप्लेस कर दूं तो फौरी तौर पे मुझे 0 रिक्वायर होगा। उसके बाद देखो 3 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यानी कि 0 के बाद जो मुझे रिक्वायर होगा वो 1 होगा फ्यूचर में, तो उसको भी मैं चाहूंगा कि रिप्लेस ना करूं। और सबसे आखिर मैंने देखा कि 7 है, जो मेरे पास 3 पेजेस करंटली मौजूद थे 7, 0 और 1, उसमें से 7 एक ऐसा पेज है जो मुझे फ्यूचर में जाके सबसे आखिर में जरूरत पड़ेगा, तो मैं इसी को रिप्लेस करूंगा। समझ आइए लॉजिक की क्या लॉजिक है? जी सर। जी सर। ठीक है, आगे तो मैं 7 के साथ जो इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो 7 की जगह आ जाएगा 2, 0 का 0 और 1 का 1। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास है 0, तो 0 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2, 0 और 1। अब देखो मेरे पास आया 3 को मैंने रिप्लेस करना है। अब मेरे पास करंटली रैम के अंदर मौजूद है 2, 0 और 1। अब इनमें से मैं देखूंगा कि मुझे सबसे आखिर में कौन सा रिक्वायर होगा। तो 0 तो 4 ही रिक्वायर है, इसको तो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा। उसके बाद 2 रिक्वायर है, तो अब आगे 1 ही होगा। इसका मतलब मुझे पता है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि विक्टिम पेज में मेरा 1 है, तो मैं 1 के साथ इसको रिप्लेस करूंगा। तो 2 का 2 इस तरह रहेगा, 0 का 0 इसी तरह रहेगा, 1 की जगह 3 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 0 मेरे पास ऑलरेडी रैम में मौजूद है पेज, तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो 203 में ऐसे लिख देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास आया 4। अब देखो मेरे पास रैम में करंटली मौजूद है 2, 0 और 3। तो अब मैंने ढूंढना है कि मैं कौन सा पेज है जो सबसे लास्ट में मुझे रिक्वायर होगा 2, 0 और 3 में से। तो 2 भी फौरी तौर पे मुझे रिक्वायर है, 3 भी, तो मतलब 0 ही है। तो 0 मेरा विक्टिम पेज है, मैं यहाँ पे डॉट भी लगा देता हूँ।
तो 2 का 2 आ गया, 4 के 0 की जगह 4 आ गया और 3 का 3 आ गया। लो जी हो गया। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर है 2 मैंने देखा कि मेरे पास ऑलरेडी रैम में मौजूद है तो मैं लिख देता हूँ, सिर्फ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो 2 4 3 ऐसे लिखा गया। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर है 3 मेरे पास रैम में ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ 2 4 और 3। अब देखो, अब मेरे पास मुझे रिक्वायर है 0 मैंने रिप्लेस करना है। करंटली मेरे पास रैम में मौजूद है 2 4 और 3। तो अब मैं देखूंगा इनमें से कौन सा ऐसा जो मुझे सबसे लास्ट में जरूरत है। तो एक तो 3 और 2 है, तो मुझे 4 को देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता चल गया 4 ही है, तो मैं 4 को रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि ये विक्टिम पेज है ताकि मुझे नीचे आसानी रहे। तो 2 का 2 आ जाएगा, 4 की जगह 0 आ जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 3 मेरे पास रैम में ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है 2 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है 1। अब 1 मेरे पास रैम में मौजूद नहीं है, अब मुझे रिप्लेस करना है। देखो मेरे पास अब करंटली रैम में मौजूद है 2 0 और 3। तो अब मैं देखूंगा कि 2 0 और 3 में से सबसे लास्ट में मुझे कौन सा रिक्वायर है। तो 0 है, तो 3 में मुझे पता चल गया कि मेरा विक्टिम पेज है, तो ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ और 2 0 और 3 की जगह पे आ गया 1। तो नेक्स्ट मेरे पास 2 है तो मुझे इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैं लिख देता हूँ 2 0 और 1। नेक्स्ट मेरे पास 0 है, 0 रैम में ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ 2 0 और 1। नेक्स्ट है मेरे पास 1, तो 1 मेरे पास रैम में ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 2 0 और 1। नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है 7, इसको मैं मुझे मेरे पास ये रैम में मौजूद नहीं है, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो मैं देखूंगा कि 2 0 और 1 में से कौन सा ऐसा है जो मुझे सबसे लास्ट में जरूरत होगा। देखो 0 तो फौरी तौर पे है, उसके बाद 1 है, यानी 2 ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 2 विक्टिम पेज है। तो 2 की जगह आ जाएगा 7, 0 का 0 और 1 का 1। नेक्स्ट मेरे पास है 0 ऑलरेडी मौजूद है, लिखने की जरूरत मतलब रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है 1, चेंज करने रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 7 0। तो ये आपके पास इंप्लीमेंटेशन थी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की। रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई थी, तो इसमें आपने देखा कि कैसे हम फ्यूचर में देख के डिसाइड करते हैं कि ये पेज जो है करंटली मुझे जो मेरे पास मौजूद है इनमें से सबसे आखिर में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको निकाल के मैं नेक्स्ट जो डिमांड कर रहा है उसको ले। तो इस तरह से ये काम करता है। तो देखो सेम स्ट्रिंग थी, पहले हमने देखा था फीफो के थ्रू हमने इसको किया था, तो 15 पेज फॉल्ट हुए थे। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेज फॉल्ट सेम रेफरेंस स्ट्रिंग पे मेरे पास आए हैं। तो मुझे पता चल गया कि काफी ज्यादा इससे एफिशिएंट है, पेज फॉल्ट रेट्स ने काफी कम कर दिया। तो नेक्स्ट मेरे पास है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये और ऑप्टिमल बिल्कुल सेम है, बस काम करने का डिफरेंस ये है कि ऑप्टिमल देखता था फ्यूचर में और लीस्ट रिसेंटली यूज देखेगा पास्ट में। कौन सा ऐसा पेज है जो पास्ट में मैंने सबसे आखिर में यूज किया था उसको मैं रिप्लेस करूंगा। देखो द प्रेडिक्शन बिहाइंड LRU या लीस्ट रिसेंटली यूज इज दैट द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द लॉन्गेस्ट टाइम, ऐसा पेज जो काफी देर से यूज नहीं हुआ, इज द वन, वही है दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेन इन द नियर फ्यूचर, कि वो आगे भी काफी देर में यूज नहीं होगा, तो उसी को रिप्लेस कर दो। दो तरीकों से हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक काउंटर बेस्ड है और एक स्टेक बेस्ड है। अभी ये क्या होता है इसको हम थोड़ी देर के लिए डेफर करते हैं ताकि हम पहले इसकी वर्किंग को समझ लें, फिर हम देखेंगे कि काउंटर और स्टैक बेस्ड क्या है। तो देखो जी सेम स्ट्रिंग है हमारे पास, LRU के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिंपल लिख लेता हूँ, सबको पता है कि ये कैसे हुआ है। अब मेरे पास आया 2, अब मैं देखूंगा कि 7 0 और 1 में से कौन सा पेज है जो सबसे पास्ट में मेरे पास सबसे आखिर में यूज हुआ था। देखो 1 ये है, 0 ये है, तो 7 वो पेज है जो सबसे हाँ जो सबसे लास्ट में मैंने यूज किया था। तो 7 मेरे पास विक्टिम पेज आ गया, इसको मैं यहाँ पे निशान लगा के 2 0 1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है 0 मेरे पास रैम में ऑलरेडी मौजूद है, मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आया 3 मेरे पास रैम में मौजूद नहीं है, इसको मैंने चेंज करना है। तो अभी करंटली मेरे पास रैम में मौजूद है 2 0 और 1। तो इसमें से मैं देखूंगा कि 2 0 और 1 में से कौन सा ऐसा पेज था जो मैंने सबसे पहले यूज किया था, काफी देर हो गई। तो 0 अभी मैंने 1 बिल्कुल 1 मेरे पास जो है विक्टिम पेज है, इसको मैं
निशान लगा लेता हूँ, तो 2 0 और 3। तो नेक्स्ट मेरे पास आया 0, कोई चेंज नहीं है, तो सिंपल पे लिख लेता हूँ 2 0 3। अब आया 4 के लिए मैंने रिप्लेस करना है। हाँ जी बताओ कौन सा रिप्लेस होगा? तो सर 2 2 सर 2 बिल्कुल 4 0 और 3 मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आया 2 मेरे पास नहीं है, तो इसको रिप्लेस करना है। हाँ जी बताओ कौन सा आएगा? 3 सर 0 3 रिप्लेस होगा। 3 रिप्लेस होगा बिल्कुल। अब मेरे पास अगेन 3 आ गया। हाँ जी बताओ कौन सा होगा? 4 0 0 भाई, 4 नहीं 0 0। सर और से देखो 0 हाँ 0 होगा सर। 0। नेक्स्ट मेरे पास है 0। अब बताओ कौन सा होगा? सर 4 होगा। 4 बिल्कुल। 0 3 और 2। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास है 3। तो 3 मेरे पास ऑलरेडी रैम में मौजूद है, तो मैं सिंपल इसको लिख लेता हूँ। एक तो लिख के जो है ना हाथ भी काम नहीं कर। नेक्स्ट सर मेरे पास आपकी 2 आया 2। राइटिंग सेट हो गई है इससे पेंसिल से। हाँ ये हुआ है। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास है 1। अब 1 में मुझे रिप्लेस करना है। हाँ जी बताओ कौन सा आएगा? 0 रिप्लेस होके उसकी जगह 1 आएगा। 1 3 और 2। तो 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये भी 1 3 और 2। हाँ जी अब 0 में रिप्लेस करना है, बोलो जी कौन सा आएगा? 3 की जगह आएगा सर। 1 0 2 बिल्कुल। नेक्स्ट 1 है, सेम रहेगा 1 0 2। नेक्स्ट 7 है। हाँ जी 7 के लिए बोलो। 107 सर 2 रिप्लेस 0 होगा। समझ आने लग गया आप लोगों को? आपका सर है सर। पहले एमसीएस में पढ़े थे, लेकिन अब सही है, समझ आई। चलो अच्छा, तो ये इस तरह से जी काम करेगा। तो ये मेरे हमने बना लिया है, और आगे मैंने ऑलरेडी इसको बना भी दिया ताकि जब भी आप करो तो मैच कर सको। इसमें हम पेज फॉल्ट देख लेते हैं। 4 5 9 10 11 12। तो इसमें 12 है, तो जो कि FIFO यानी कि फीफो से कम है, लेकिन ऑप्टिमल से हमारे पास ज्यादा है। लेकिन हमने पहले मान लिया था कि ऑप्टिमल तो सबसे बेस्ट है, उसके बाद हम बाकियों के साथ उसको कंपेयर करते हैं। अब हम चलते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो दो तरह से आप जो है ना सर इन काफी एल्गोरिथम्स है। को। काफी है जी? जी लग सर गए हैं सर। काफी लग है। गए हो? कितना रहता है जी अभी? सर। आज तो खत्म कर लेते हैं ना यार, कल से सर कल मैच कर शुरू लेंगे। कर लेते हैं। चलो भाई जैसे आप लोग का दिल पाकिस्तान में तो जमहूरियत नहीं है, इधर तो चलने दे। है।